अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मुझे जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दीजिए, फिर आज की मजेदार क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो वंशिका, चंद्रा, जीनत, कैसे हैं सब? अमान, अश्विनी। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लेक्चर नंबर 4 पर आ गए हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने एड्स को स्टार्ट करा था, बस एड्स के कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे। भी ना लगे, हम सबकी हेल्थ अच्छी रहे और हम सब पढ़ाई में बिल्कुल बढ़िया टॉप करते रहे। अपनी बायोलॉजी माता का आशीर्वाद लेते हैं, तो जरा सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी, आईओ स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खूब खुशी खुशी पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलरली पढ़ना है। एक स्टूडेंट लिख रहा है -3 डिग्री में कैसे रहें। तो बेटा एक बात तो समझ लो, अगर आप -3 डिग्री में पले बड़े हैं तो काफी इम्यूनिटी तो वैसे भी होती है। दूसरा, -3 डिग्री वाली जगह पर आप लोगों ने वैसे अरेंजमेंट्स भी करे होते हैं। बेटा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत जो है वो जननी होती है खोज की। तो जो लोग जहां रहते हैं उन्हें वहां के हिसाब से अडेप्टेबिलिटी भी होती है। जैसे मैं हमेशा ऐसी जगह रही हूं जहां गर्मी सर्दी थोड़ी पीक पे पड़ी है, इतना -3 वाली नहीं बट काफी ठंड रही है। पर एक इंसान ऐसी जगह से हो सकता है जहां उतनी ठंड भी नहीं होती, तो उसे मेरे जितनी ठंड भी बहुत लगेगी। मुझे कहीं और जाऊंगी तो वहां की ठंड बहुत लगेगी। तो हमारी बॉडी भी अडेप्ट करती है, हमारी लाइफस्टाइल भी वैसी होती है। तो बेटा अपने को रोना नहीं है, रोना नहीं है। मैंने आपको हमेशा लाइफ में एक बात क्या सिखाई है? हाय मैं बेचारा, हाय मैं बेचारी नहीं करनी है। जैसे मेरे सामने एक बाऊजी रहते थे, ही वॉज लाइक अ ग्रैंडफादर टू मी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था लाइफ में। मैं जब स्कूल में थी, 5th क्लास में थी, तब हम लोग ने जहां शिफ्ट किया था घर, वहां वो मेरे सामने रहते थे। और उस समय पर वो 85-86 ईयर्स के थे, इनफैक्ट और ज्यादा 88-89 ईयर्स के थे। बाऊजी बोलती थी, कश्मीरी पंडित थे वो। तो वो बताते थे कि वो लोग जब कश्मीर में रहते थे, उनका पूरा बचपन वगैरह सब कश्मीर में बीता था। तो वो बताते थे कि हम लोग पानी लेकर जाते थे ना, जैसे वॉशरूम वगैरह के लिए उस जमाने में, तो वो पानी जम जाता था। तो वहां पर कांगड़ी जैसे वो यूज करते थे, कावा बनाते थे, है ना। तो ये सब बेटा आपको रोना नहीं है। आप जहां रहते हो वहां जो सिचुएशंस हैं, जैसे जैसलमेर में मैं जाती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो जैसलमेर में काफी गई हूँ। वहां पर खतरनाक वाली गर्मी पड़ती है, आपको पता है डेजर्ट है। तो ऐसा थोड़ी ना है वो सारे कहीं ठंडी जगह पे भाग जाते हैं उस समय, वो उनके तरीके हैं, अडेप्टेबिलिटी है। तो बेटा इसीलिए प्लीज आप कृपया कर कर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रो मत, कंप्लेनिंग मत बनो, जो है उसको एक्सेप्ट करो और उसमें अपन क्या कर सकते हैं वो करो। ऐसा थोड़ी ना है बेटा, कश्मीर के कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठंडे इलाकों के, गर्म इलाकों के, सब जगह के सिलेक्ट होते हैं। तो क्या वो सारे बोलते हैं -3 और पढ़ना छोड़ देते हैं? नहीं, पढ़ रहे हैं ना। काम करने वाले काम कर रहे हैं, जॉब पे जाने वाले जॉब पे जा रहे हैं, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना। तो ऐसे रोना नहीं रोना बेटा, रोना नहीं रोना किसी को भी। यही तो सिखाया है मैंने आपको। चलो, तो मैं आपको मॉर्निंग डोज ऑलरेडी दे चुकी हूं। आओ बेटा एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालिए, एवरीबडी एनसीईआरटी निकालो बेटा, एवरीबडी एनसीईआरटी निकालो। ये मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। आ जाओ, ये पैराग्राफ मैंने कहा था कल करवाऊंगी। आप अगर अपने रेगुलर बैच से पढ़ रहे हो बेटा, इसी से पढ़ो। जो बैकलॉग हो वो मिशन से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आज उसका लॉन्च हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन बैच की क्लासेस को बिल्कुल मत मिस करिए। ये उन बच्चों के लिए है जिनके बैकलॉग्स हो गए हैं, जो कोई पेड बैच से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। रिवीजन आपको आगे करना है, लेकिन अगर आप बैच में सिंसियर है शुरू से बेटा, तो पहले अपने बैच को ही प्रायोरिटी देनी है, उससे नहीं भटकना है अपने को, ठीक है। चलो, सो एड्स का कोई क्योर नहीं है, अभी हम बात करेंगे। तो बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है। नाउ एड्स स्प्रेड करता है ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस इनएविटेबली
लाइक निमोनिया और टाइफाइड। इस बात का मतलब समझो, देखो निमोनिया और टाइफाइड पे हमारा कंट्रोल नहीं है। निमोनिया तो हवा से आ रहा है, अब हवा को तो हम रोक नहीं सकते। हाँ, अगर किसी और को निमोनिया हुआ है आसपास में तो मास्क वगैरह यूज कर सकते हैं, ये सोच के कि आसपास की हवा में वो बैक्टीरिया है, बट फिर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। टाइफाइड भी खाने पीने से हो रहा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, पब्लिक पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, स्ट्रीट फूड अवॉइड करें, लेकिन फिर भी खाना पीना कहीं से भी आ सकता है। पर HIV के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ ब्लड को टेस्ट करा जा सकता है अगर ब्लड के थ्रू आ रहा है। IV ड्रग्स में बहुत ध्यान से डिस्पोजेबल सिरिंज, किसी की यूज्ड सिरिंज को ना यूज करें। हाँ, मां से बच्चे में जाएगा तो फिर कोई कंट्रोल नहीं है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है तो कॉन्डोम्स यूज करके उसे बचाया जा सकता है। यानी हम अपने मेजर्स लेके एहतियात रखकर एड्स होने से, HIV इंफेक्शन होने से बचा सकते हैं। नाउ ऑफ कोर्स अगर इंफेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स में, न्यूबॉर्न्स में हुआ है तो पुअर मॉनिटरिंग के कारण हुआ है। एक्चुअली मां से बच्चे में तो मॉनिटरिंग की बात नहीं है बेटा, वो चांस की बात है, पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अगर गलत HIV पॉजिटिव खून चढ़ाने से हुआ है तो वो इग्नोरेंस है, उसके कारण हुआ है। सो इग्नोरेंस मेन कारण होता है, और राइटली सेड डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। और हमें इग्नोरेंस के साथ नहीं जीना है, इग्नोरेंस के कारण नहीं मरना है, हमें कॉशियस रहना है, ध्यान रखना है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, हमारी कंट्री में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, प्लीज अपना रजिस्टर निकालिए और नाको का फुल फॉर्म लिखिए। ये गवर्नमेंट की बॉडी है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको। इसके अलावा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs भी हैं जो एजुकेट कर रही हैं लोगों को कि एड्स कैसे होता है, इसको कैसे बचाव कर सकते हैं, इन सारी बातों को लेकर एजुकेट करती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट करे हैं ताकि एड्स होने से बचाया जा सके। जैसे क्या क्या है, आओ समझते हैं। यहीं पर आप मार्क कर सकते हैं अपनी कॉपी में, NCERT में ही। सबसे पहले बेटा, जो भी ब्लड बैंक्स वगैरह हैं उनमें प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है, नंबर 1, और वही खून वहां पर रखा जाए, वरना ब्लड बैंक में वो ब्लड स्टोर नहीं किया जाए। दूसरा, ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंजेस का यूज किया जाए, 1 टाइम यूज होना चाहिए, ताकि अगर उस पर किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड है तो वो दूसरे में ना जाए। चाहे पब्लिक हॉस्पिटल्स हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, चाहे क्लिनिक्स हो, कहीं भी। स्टूडेंट्स, अब तो आपको ये बात बहुत नॉर्मल लग रही होगी, क्योंकि आपको लगेगा अब तो डिस्पोजेबल सिरिंज नीडल्स ही आती हैं, बट मैं जब MBBS कर रही थी उस टाइम तक भी, जब हमारी रूरल पोस्टिंग्स लगती थी, तो गांव में जो नीडल सिरिंजेस होती थी उन्हें गर्म पानी में उबाल कर रीयूज करा जाता था कॉमनली। तो वो टाइम था जब रीयूजेबल नीडल्स को डिस्पोजेबल नीडल्स ने धीरे धीरे रिप्लेस किया था। अब ऑफ कोर्स यही होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट निरोध नाम का कॉन्डोम भी फ्री में डिस्पोज करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि STI से प्रोटेक्शन मिल सके। इसके अलावा बेटा, ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि IV ड्रग्स के थ्रू भी HIV इंफेक्शन स्प्रेड होता है। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में गाइड करना होगा, यानी अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड करना, कॉन्डोम्स का यूज करना, ये सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस हो गई। फिर रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए HIV ससेप्टेबल पॉपुलेशन के अंदर। HIV ससेप्टेबल मतलब जिन्हें HIV होने का हाई रिस्क है। इसमें मेडिकल फ्रेटर्निटी आ गई, जैसे नर्सेज, OT टेक्नीशियंस, हम डॉक्टर्स, और इसमें सेक्स वर्कर्स आ गए। ये सब हाईली ससेप्टेबल है, या जिन्हें रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स चाहिए, वहां पर ये सब आ गए। नाउ, Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden. इसे छिपाना नहीं चाहिए। कई लोग HIV पॉजिटिव टेस्ट होते हैं तो वो छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि समाज में हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें अलग कर देंगे, हमें जॉब से निकाल देंगे, हमसे उतना प्रेम नहीं करेंगे, हमें अलग कर देंगे बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ये इसलिए नहीं छुपाना चाहिए क्योंकि इससे इन्फेक्शन स्प्रेड होने का भी चांस होता है। इन्फेक्टेड लोगों को हेल्प चाहिए, सहानुभूति चाहिए, ना कि हम उन्हें सोसाइटी से ही अलग कर दे। ये बहुत इजी लाइंस है, बस एक बार समझ लो, ताकि अगर कभी ट्रू फॉल्स में आ जाए और एक भी वर्ड गलत कर दे तो आप पहचान सकें। जब तक सोसाइटी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी कि ये एक प्रॉब्लम है जिसे हमें मिलकर सॉल्व करना है,
तब तक ये और ज्यादा स्प्रेड होगा, और ज्यादा इंक्रीज होगा। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसको HIV पॉजिटिव है, अगर वो अपनी फैमिली में नहीं बताता है तो उसकी वाइफ को या वाइफ से हस्बैंड को भी ट्रांसमिट हो सकता है, फिर वाइफ से पता पड़ा वो प्रेग्नेंट हुई तो बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक मेलेडी है, यानी एक ऐसी सिचुएशन है जो टैकल होगी तभी जब डॉक्टर्स ही नहीं, केवल सोसाइटी को भी टुगेदर काम करना पड़ेगा। केवल डॉक्टर का रोल नहीं है, पूरे समाज का, उसकी फैमिली का, उसकी सोसाइटी का, कि हम सब उनके प्रति सिंपैथाइज करें, एम्पैथाइज करें, सहानुभूति दें, साथ दें उनका, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और ये कुछ जनरल सी लाइंस हैं। अब आइए मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, हमें एड्स का ट्रीटमेंट समझना था। हेडिंग डालिए ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। कितने बच्चों ने फिर मिलेंगे पिक्चर कल छेप मारी, बताओ जरा। कितने स्टूडेंट्स ने देख ली? हैं बताओ, देखी तो नहीं है कि मेरे को झूठ बोल रहे हो? नहीं देखना बेटा, टाइम बर्बाद नहीं करना है। 1 मिनट दीजिए, आपकी स्क्रीन बंद हो गई, मैं चालू करवा दूं। चलिए बेटा, इसका जो ट्रीटमेंट है ये केवल पार्शियली इफेक्टिव है। भैया स्क्रीन पार्शियली इफेक्टिव है, इस बात को समझिएगा। एड्स अगर किसी को HIV इंफेक्शन हो गया, यानी उसके ब्लड में HIV वायरस आ गया, वो HIV वायरस पहले मैक्रोफेजेस को अटैक करेगा, HIV फैक्ट्री है वो, वहां और नए नए HIV वायरस बनेंगे, फिर T हेल्पर सेल्स लिम्फोसाइट्स को अटैक करेगा, उनका नंबर डिक्रीज होगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा, किसी ना किसी इंफेक्शन के कारण डेथ होगी। बेटा ये इनक्योरेबल STI, इसका मतलब समझो, हम दवाइयां देकर उस इंसान की जिंदगी थोड़ी सी लंबी कर सकते हैं, सिम्टम्स थोड़े रिड्यूस कर सकते हैं, लाइफ थोड़ी बेटर कर सकते हैं, पर इससे मृत्यु जरूर होगी। आप कहोगे गुरु मां मृत्यु तो वैसे भी सबकी होती है। हाँ, यहां पर इस इंफेक्शन के कारण मृत्यु तय है। डेथ इज इनएविटेबल, डेथ तो होगी इस इंफेक्शन से, पर हम लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट हम देंगे बेटा, वो ओनली पार्शियली इफेक्टिव है, ओनली पार्शियली इफेक्टिव। याद है मैंने इनक्योरेबल STI में हेपेटाइटिस B, HIV यानी एड्स और जेनाइटल हर्पीस 3 बताए भी थे। सो कैन प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ पेशेंट, कैन प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ पेशेंट। पेशेंट की जिंदगी के कुछ दिन, कुछ महीने तो हम बढ़ा सकते हैं, बट कैनॉट प्रिवेंट डेथ। पर ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि ये पूरा ठीक हो गया और अब आपकी इसके कारण डेथ नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इससे अल्टीमेटली मृत्यु जरूर होगी। डेथ इज इनएविटेबल ड्यू टू HIV इंफेक्शन, बट लाइफ प्रोलॉन्ग की जा सकती है, जिंदगी के कुछ दिन बढ़ाए जा सकते हैं। बेटा इसमें हम लोग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं। ये वायरल इंफेक्शन है, वो भी रेट्रोवायरस है, तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। बेसिकली ये क्या करती है बेटा, आपको याद है रेट्रोवायरस है, RNA जेनेटिक मटेरियल है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उसे DNA में कन्वर्ट करेगा, तभी उस DNA से नया RNA प्रोटीन यानी नए नए वायरसेस बनेंगे। ये दवाई जो पहला स्टेप है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप, उसे ब्लॉक करती है, तो नए नए वायरसेस बनना बंद हो जाते हैं। बट जो वायरस ऑलरेडी बॉडी में फैल चुका है, जिसने T लिम्फोसाइट्स को डैमेज कर चुका है, उसके कारण डेथ तो होगी ही होगी। सो नो क्योर, क्योर नहीं है इसका, इलाज नहीं है, पार्शियली इफेक्टिव है। और इसीलिए बेटा प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, बचाव ही सबसे बेहतर है कि इंफेक्शन होने ना दिया जाए। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। बेटा असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी हो गया,
प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन. वाई? बिकॉज ये क्योर नहीं है, इनक्योरेबल है, पार्शियली इफेक्टिव ट्रीटमेंट ही होता है. यहां पर एक बात हम और लिख लेते हैं, आई थिंक आप सबको पता होगा बेटा, एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर 1st of December. आई थिंक सबको पता होगा 1st December को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है और इस दिन बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, जागृत किया जा सके एड्स के बारे में. यस, प्रिवेंशन इज एनीवेज ऑलवेज बेटर देन क्योर. होमवर्क मुझे याद है बेटा, आपका बिल्कुल याद है, होमवर्क याद है मुझे, थोड़ी देर में करते हैं अपन. अब यहां पर हमारी इंफेक्शियस डिजीजेस कंप्लीट होती हैं. सारी इंफेक्शियस डिजीजेस हमने पढ़ ली, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल. अब हम बात करेंगे नॉन इंफेक्शियस डिजीज में से खतरनाक, जानलेवा, जिसका नाम सुनकर रेंगटे खड़े होते हैं, एंड दैट इज कैंसर. कैंसर ये नॉन इंफेक्शियस है, डेडली डिजीज थी, जानलेवा. अब पहले समझो बेटा, कैंसर वर्ड केकड़े से आया है, क्रैब से. जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ते हैं उसमें आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ते हैं, उसकी क्रस्टेशिया क्लास पढ़ते हैं, आपको याद होगा इसमें क्रैब, प्रॉन्स आते हैं, केकड़ा, झींगा. इनके अंदर 5 पेयर लेग्स या उससे भी ज्यादा पैर होते हैं. तो केकड़ा बहुत जल्दी 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 चल के जाता है. इसी तरह कैंसर फैलता है सब जगह, वहीं से ये वर्ड उठाया है कैंसर, इसीलिए इसका नाम कैंसर पड़ा इस बीमारी का. अब बेसिकली होता क्या है समझो, आप लोग जब पहला कैंसर का रियल पेशेंट देखेंगे, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा हुआ था, उस दिन मुझे समझ आया था कि कभी कभी जो हम थ्योरी में बस यूं ही पढ़ लेते हैं वो कितना गंभीर होता है रियल लाइफ में. बेटा अपन ने जब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा था तो अपन पढ़ते थे ना G1, फिर S, फिर G2, फिर M, और ये सब कंट्रोल्ड रेगुलेटेड वे में होता है. अपन तो बस पढ़ लेते थे. बेटा यही अगर अनकंट्रोल्ड हो गया, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो गया, तो सेल्स जल्दी 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 डिवाइड करेंगे, सेल्स का ग्रुप बन जाएगा, मास बन जाएगा. जो आसपास के ये एबनॉर्मल सेल्स हैं, आसपास के नॉर्मल सेल्स को कंपटीशन देंगे, उनकी जगह घेरेंगे, उनको पिचका देंगे, उनका खाना लूट लेंगे. इस ग्रुप ऑफ सेल को ट्यूमर कहते हैं, ट्यूमर या कैंसर. ये ट्यूमर है बेटा, ट्यूमर. और ये क्यों हुआ है? क्योंकि सेल साइकिल जो है वो अनकंट्रोल्ड हो गई है. तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के कारण से मास ऑफ सेल्स बनेगा. एबनॉर्मल सेल्स हैं ये पूरी बॉडी में फैल भी सकता है ब्लड के थ्रू, अभी बताऊंगी आपको. और ये नॉर्मल सेल्स को दबा देगा, खत्म कर देगा, खाना, जगह सब लूट लेगा उनसे. इसे ही ट्यूमर बोलते हैं, गठान बोलते हैं, जिसे कैंसर कहते हैं. आइए तो इस बात को अब हम लिख लेते हैं. ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि आखिर कैंसर क्यों होता है. चलिए आइए इस बात को अब हम लिखते हैं. सो सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. सेल ग्रो करता है, डिवाइड करता है, स्पेशलाइज करता है इन आवर बॉडी इज, ये सब बहुत ऑर्डर्ड वे में होता है, ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी हो रहा है. इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड प्रोसेस. हाईली कंट्रोल्ड, हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस. बेटा ये सब डिसाइडेड होता है कब कौन सा जीन एक्टिव होगा, उससे कब कौन सा प्रोटीन बनेगा. दिस ऑल इज वेरी वेल डिसाइडेड इन आवर बॉडी. जब कैंसरस सेल्स बन जाएंगे, यानी सेल्स एबनॉर्मली ग्रो डिवाइड करेंगे, दिस रेगुलेटरी प्रोसेस इज डिस्टर्ब्ड.
दिस रेगुलेटरी प्रोसेस इज डिस्टर्ब्ड या ब्रोकन डाउन, देयर इज अ ब्रेक डाउन इन दिस रेगुलेटरी प्रोसेस, गड़बड़ होगा बेटा, सब कुछ उल्टा सीधा होगा। अब एक बात और समझो, जो नॉर्मल सेल होता है बेटा, इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अभी समझाती हूं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इस बात को समझिएगा बेटा। मान लो कि एक टिश्यू है, एक ऑर्गन है, उसके अंदर टिश्यू है और ये उसके अंदर सेल्स हैं। स्टूडेंट्स, होता क्या है, जब एक सेल ग्रो करना शुरू करता है और जैसे ही वो पड़ोसी नेबरिंग सेल्स के कांटेक्ट में आता है तो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और वो डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर हम अपना घर बनाना शुरू कर रहे हैं तो जैसे ही हमारे घर की बाउंड्री हमारे पड़ोसियों की बाउंड्री से टकराएगी, हम वहां रुक जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे और अब हम और अतिक्रमण नहीं करेंगे, हम उनके घर का एरिया अपने अंदर नहीं ले सकते, तभी हम खुशी खुशी उस कॉलोनी में रह सकते हैं। ये लीगल है। यानी जो नॉर्मल सेल होता है, कैंसर की बात नहीं कर रही हूं, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जैसे ही एक नॉर्मल सेल ग्रो करेगा और नेबरिंग सेल्स के कांटेक्ट में आएगा, उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। पर कैंसरस सेल किसी की बात नहीं मानता, वो तो ग्रो करता जाएगा, वो तो अड़ोसी पड़ोसी के घर की दीवारें तोड़कर वहां भी घुस जाएगा बेटा। वो जो अड़ोसी पड़ोसी है वो दूसरे नॉर्मल सेल्स हैं, उनकी स्पेस ले ली, उनका खाना पीना ले लिया, उन बेचारों को घर से भागने पे मजबूर कर दिया और कैंसरस सेल ऐसे ही फैलते जाते हैं। सो ध्यान रखो, नॉर्मल सेल के पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है जो कैंसरस सेल बनने पर लूज हो जाती है। सो इस प्रॉपर्टी के कारण बाय वर्च्यू ऑफ विच इस प्रॉपर्टी के कारण ऑन कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल्स, on contact with other cells inhibits uncontrolled growth। तो नॉर्मल सेल्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करते हैं। जब एक सेल कैंसरस होगा, हम सीखेंगे अभी कैसे होगा, जब एक सेल कैंसरस होगा बेटा, गुंडा बन गया, वो लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। उसको मतलब नहीं है, वो तो ग्रो करता ही जाएगा, पूरा अतिक्रमण कर लेगा बेटा, अड़ोसी पड़ोसी का सब तहस नहस बर्बाद कर देगा। लॉस्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड ग्रो करके डिवाइड करता ही जाएगा, जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड। और उस कारण से एक एबनॉर्मल कैंसरस सेल्स का ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा, उसे गठान कहते हैं, ट्यूमर। मास ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर विल बी फॉर्म्ड। ट्यूमर, किसी के यहां गठान हो गई, किसी के यहां गठान हो गई, किसी के यहां गठान हो गई, गठान हो गई, ट्यूमर हो गया। मास ऑफ सेल्स हैं। यहां तक अगर हो जाए तो मुझे डन कर दीजिए। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि गुरुमा, एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में क्यों कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, कब कन्वर्ट होता है? आइए इस बात को अब हम समझते हैं। बेटा 3-4 लाइंस छोड़कर लिखना, 3-4 लाइंस छोड़कर लिखना। मान लीजिए एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है, एक लेवल तक ही ग्रो करेगा, उसके बाद ग्रो नहीं करेगा, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है। इसको कन्वर्ट होना है एक कैंसरस सेल में। अगर किसी इंसान को बीमारी होनी है और नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हुआ, इसे बोलते हैं बेटा ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो नॉर्मल सेल है इसका रूप बदल गया, यानी ट्रांसफॉर्म हो गया
कैंसरस सेल में। एक्चुअली ऑन्को वर्ड कैंसर के लिए यूज करते हैं, जैसे ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट आर द सर्जन्स या डॉक्टर्स जो हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट जो हैं। बेटा ऑन्कोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा, 5.5 साल का एमबीबीएस करना पड़ेगा, रूरल पोस्टिंग अगर होती है तो वो करनी पड़ेगी, प्री पीजी क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप मेडिसिन या सर्जरी, जनरल मेडिसिन या जनरल सर्जरी से 3 साल का एमडी या एमएस करेंगे, वो स्पेशलाइजेशन है, और फिर सुपर स्पेशलाइजेशन आप डीएम करेंगे, तब आप कैंसर के फिजिशियन या कैंसर के सर्जन्स बनेंगे। इट इज अ सुपर स्पेशलिटी। और जरूर कुछ ना कुछ होगा जिसने इस नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट किया है, हम उसे लिख देते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट। इसे कार्सिनोजन भी कहते हैं, कार्सिनोजन, जो कैंसर में कन्वर्ट कर देगा उस सेल को। बेटा कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं जो एक नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकती हैं। सबसे पहले कुछ रेडिएशंस होते हैं, फिजिकल एजेंट्स, कुछ रेज हैं बेटा, रेज, रेडिएशंस, जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशंस, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे आयोनाइजिंग रेज, जैसे एक्स रेज या गामा रेज, एक्स रेज, गामा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ये अगर एक्सपोज होगी बॉडी में तो नॉर्मल सेल कैन कन्वर्ट इनटू कैंसरस सेल। कुछ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी हैं बेटा, आयोनाइजिंग वाले ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं हमारे बॉडी में, ज्यादा हार्मफुल होते हैं। नॉन आयोनाइजिंग में जैसे यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज। तभी तो बेटा ओजोन लेयर थिन होने के कारण, ओजोन होल होने के कारण सन की अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ पर आने लग गई हैं और उससे बहुत सारे स्किन कैंसर्स होते हैं। ये नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करके कैंसर्स करते हैं। यहां आपको ये याद होना चाहिए कि आयोनाइजिंग कौन सा है और नॉन आयोनाइजिंग कौन सा है। स्टूडेंट्स, आप में से जो रेडियोलॉजिस्ट बनेंगे, एमबीबीएस करोगे, फिर प्री पीजी क्लियर करोगे, फिर आप रेडियोलॉजी में जो सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरेस करते हैं वो वाले डॉक्टर बनोगे। रेडियोलॉजी की टॉप मोस्ट ब्रांच जाती है। सर्जरी, मेडिसिन तो बहुत पीछे रैंक पे मिल जाता है, टॉप मोस्ट रेडियोलॉजी जाती है बेटा, क्योंकि आजकल रेडियोलॉजी का काम बहुत अच्छा है, ना कोई इमरजेंसीज है, ना कोई पेशेंट से डायरेक्ट डीलिंग है। डॉक्टर हॉस्पिटल से टाई अप कर लो, वो डायग्नोसिस जो लिखेंगे आपको बस वो डायग्नोसिस बना के रिपोर्ट देनी है। जिम्मेदारी का काम बहुत है क्योंकि आपके डायग्नोसिस पर पूरा ट्रीटमेंट टिका हुआ है आगे का। तो बेटा जो लोग एक्सरेज करते हैं या जो टेक्नीशियंस भी एक्सरेज करते हैं वो पूरा शील्ड वगैरह पहन के करते हैं। पहले जब ये बातें नहीं पता थी, जैसे मैडम क्यूरी, आपको पता है इतनी फेमस साइंटिस्ट, द ओनली लेडी जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला है, सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था किसी विमेन को, उसके पहले तक किसी लेडी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। उनकी जो बुक्स हैं बेटा, नोट्स हैं, वो आज भी रेडियो एक्टिव हैं, कैंसरस हैं वो। तो एक्सरेज वगैरह को पहले जमाने में कई डॉक्टर्स, जब ये सब पता नहीं था तो कई रेडियोलॉजिस्ट जो हैं उन्हें एक्सरेज के एक्सपोजर के कारण कैंसर्स हो गए थे। तो एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब कैंसर्स कर सकते हैं, दे आर ऑल कार्सिनोजेनिक। नाउ सेकंड, केमिकल एजेंट्स। कुछ केमिकल्स होते हैं बेटा जो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सबको मालूम है बेटा, जो लोग स्मोक बहुत ज्यादा करते हैं, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, हुक्का हो, जिसमें टोबैको है, वो लंग कैंसर कॉमनली होता है। अगर कोई क्रॉनिक लंबे टाइम से दिन में बहुत सारी सिगरेट, बीड़ी, ये सब कुछ ले रहे हैं, गांव में बहुत कॉमनली लंग कैंसर्स देखे जाते हैं, क्योंकि बीड़ी, हुक्का पता नहीं सालों से पी रहे होते हैं। माउथ से अगर आप छेनी जिसको बोलते हैं, गुटखा जिसको बोलते हैं, वो खा रहे हैं, टोबैको, तो ओरल कैंसर्स बहुत कॉमनली देखे हैं। इतना खतरनाक ओरल कैंसर होता है, मतलब मैं तो, अच्छा तंबाकू की पुड़िया जो है, पाउच जो एक तो सस्ता आता है कंपैरेटिवली, हर दुकान नुक्कड़ पे आराम से मिलता है। छोटी छोटी एज से अपने यहाँ पे बच्चे खाना शुरू कर देते हैं।
तो मैं तो ना चाहते हुए भी बेटा एक बार तो जरूर, जैसे कभी कोई ड्राइवर मिला, कभी कहीं घूमने गए इंडिया में तो कोई गाइड मिला है ना जो तंबाकू खा रहा है, मैं एक बार तो उसको जरूर सलाह देती हूँ। मुझे पता है वो नहीं मानेगा, पर मुझे लगता है अगर लाखों करोड़ों को सलाह देके किसी एक ने भी मान ली और उसका ओरल कैंसर बच गया तो वो मेरे लिए बहुत है। बेटा क्रॉनिक टाइम तक टोबैको च्यूइंग से माउथ कैंसर का वेरी वेरी हाई रिस्क है, इतना खतरनाक होता है, एक उंगली भी मुंह में नहीं घुस पाती, मुंह पूरा बंद हो जाता है। देखो अभी आपकी 4 नहीं तो कम से कम 3 उंगली अंदर घुसती है, एक उंगली भी नहीं घुस पाती बेटा। यहां छेद करते हैं ट्रेकियोस्टोमी, इसके थ्रू खाना पानी देते हैं अंदर, लिक्विड डाइट केवल, और पेन तो इतना खतरनाक होता है कि मॉर्फिन का इंजेक्शन भी फेल होता है। पेशेंट भीख मांगता है लिटरली डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब कुछ करके मुझे मार दो आप, इतना खतरनाक दर्द होता है। ओरल कैंसर वेरी वेरी कॉमन। तो टोबैको स्मोक से लंग कैंसर जैसे बहुत कॉमन है। क्रॉनिक टोबैको स्मोकिंग कभी मत करना बेटा, कोई कूल फूल नहीं लगते हैं, बल्कि अगर 50 लोग एक साथ ग्रुप में बैठे हैं, 10 लोग ग्रुप में बैठे हैं और बाकी सारे स्मोक कर रहे हो और आप नहीं कर रहे हो तो आप कूल हो बेटा। कभी गंदी आदतें अपने अंदर नहीं डालनी है। टोबैको च्यूइंग से ओरल कैंसर बहुत कॉमन है। ऐसे और भी केमिकल्स होते हैं, अपने को डिटेल में नहीं जाना, मेरा फेवरेट डायलॉग। तो फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, और इसके बाद बायोलॉजिकल एजेंट्स, यानी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कैंसर्स करते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स बेसिकली बेटा कुछ वायरसेस हैं, उन्हें ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहते हैं, कैंसर करने वाले वायरसेस। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर HIV का इंफेक्शन हो तो कापोसी सार्कोमा नाम का कैंसर होता है। कापोसी सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है ये। इसी तरह हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है उससे लिवर कैंसर होने का हाई रिस्क होता है। लिवर कैंसर, हेपेटाइटिस इंफेक्शन अगर है, लिवर कैंसर का बहुत हाई चांस होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इससे सर्विक्स कैंसर का बड़ा कॉमनली चांस रहता है, रिस्क रहता है। अब एक बात समझो, पहले साइंटिस्ट ये सोचते थे कि ये बाहर से कोई रेडिएशन, केमिकल या वायरस बॉडी में आएगा, वो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देता है। पर अब साइंटिस्ट को पता चला कि हमारी नॉर्मल इंसानों की, जिन्हें कैंसर नहीं है, हमारे बॉडी के हर सेल में कैंसर करने वाला जीन जन्म से ऑलरेडी प्रेजेंट है, पर वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव है, जी हां, हम सबकी बॉडी में ऑलरेडी वो जीन मौजूद है, बस वो अभी इनएक्टिव है। ये साइंटिस्ट को बाद में पता चला बेटा। इसे बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये जीन्स हैं, डीएनए का पार्ट, जिससे वो नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो सकता है। इसे सेल्यूलर ऑन्कोजीन भी बोलते हैं, सेल के अंदर है सेल्यूलर ऑन्कोजीन। प्रोटो, प्रोटो क्योंकि ये इनएक्टिव है, या सी ऑन्कोजीन भी कहते हैं, सी मतलब सेल्यूलर। ये ऑलरेडी हमारे सेल्स के अंदर मौजूद है, और अगर कोई रेडिएशन, केमिकल या वायरस ऐसा बॉडी में आया इनमें से, तो ये एक्टिव हो जाते हैं। तो ये एक्टिव हो जाते हैं, यही जो ऑन्कोजीन्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर ये ऐसा आरएनए, ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जिससे कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन एबनॉर्मल हो जाता है, जल्दी जल्दी एबनॉर्मली सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, मास ऑफ सेल्स बन जाता है, जिसे ट्यूमर, गठान कहते हैं। इतना समझ आ गया? जल्दी से मुझे यस या थम्स अप लिख दीजिए। अब बेटा एक बात और समझो, अपन जब भी कैंसर वर्ड सुनते हैं तो अपना पहला क्वेश्चन क्या होता है?
कि मतलब ये कैंसर कितना फैला हुआ है, कौन से स्टेज का है। अपन यही सोचते हैं ना कि कैंसर कितना फैल गया है। बेटा हर कैंसर फैलता नहीं है, हर कैंसर फैलता नहीं है। आइए इस बात को समझते हैं कि कोई भी ट्यूमर अगर है जिसे आप कैंसर कह रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो पूरी बॉडी में स्प्रेड करेगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो किसी के यहां पे गठान हुई तो उसे भी ट्यूमर या कैंसर कहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सेल्स पूरी बॉडी में जाएं। हो सकता है ये यहीं रहे, हो सकता है पैनक्रियास के अंदर, लिवर के अंदर एक ट्यूमर हुआ पर वो वहीं रहे, वो पूरी बॉडी में ना फैले। और दूसरी सिचुएशन ये है कि यहां पर गठान हुई, वो सेल्स ब्लड में गए और ब्लड के थ्रू नए नए ऑर्गन्स में चले गए और वहां भी उन्होंने एबनॉर्मल डिवीजन करके ट्यूमर्स बना दिए, तो पूरी बॉडी में ट्यूमर्स हो गए, अलग अलग ऑर्गन्स में ट्यूमर्स हो गए। तो ऐसे करके दो तरह के कैंसर्स हैं, एक जो फैलते हैं और एक जो बॉडी में फैलते नहीं है, एक ही जगह पे रहते हैं। तो एक होता है बेटा बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो गठान भी दो तरह की होती है बेटा, एक फैलने वाली, एक ना फैलने वाली। जरा बताओ ज्यादा खतरनाक कौन सी है, क्या लगता है आपको? सो दिस इज कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन। जहां पर ट्यूमर बना है बस वहीं रहेगा, वहीं रहेगा। कौन सी है ज्यादा खतरनाक बताइए बेटा? यानी डू नॉट स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स, do not spread to other organs, do not spread, ओरिजिनल में ही रहेगा। यस बेटा ये ज्यादा खतरनाक है फैलने वाला, इससे लिटिल डैमेज होगा, इसका लोकल ट्रीटमेंट हो जाता है बेटा, इसको सर्जरी करके भी निकाल देते हैं, या मैं सिखाऊंगी अभी कीमो मेडिसिन देकर या रेडिएशंस देकर इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये लेस डेंजरस है, लिटिल डैमेज करेगा, लेस डेंजरस है। बेटा ये नई नई जगह जा रहा है, नई नई, तो इसे नियोप्लास्टिक ट्यूमर भी कहते हैं। न्यू ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगा, या इसे नियोप्लाज्म भी कहते हैं। नियोप्लास्टिक ट्यूमर या नियोप्लाज्म नई नई जगह जाएगा बेटा। सो इसके अंदर जो ट्यूमर के सेल्स हैं दे रीच डिस्टेंट साइट्स, दूर 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 फैल जाएंगे। किसके थ्रू फैलेंगे? ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू। मतलब जैसे मान लो लिवर में ट्यूमर सेल्स हैं, वो हिपैटिक वेन में निकले, इंफीरियर वेना केवा में गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा में आए, अयोटा से आर्टरीज निकल रही, उन आर्टरी से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में चले गए। सो रीच डिस्टेंट साइट्स थ्रू ब्लड। और जहां भी ये पहुंचेंगे, वेरेवर दे गेट लॉज्ड, लॉज होता है ना जिसमें अपन रुकते हैं, यानी जहां भी रुकेंगे वहां पर भी नया ट्यूमर बना देंगे, तो पूरे बॉडी में ट्यूमर्स फैलने लग जाएंगे, नए नए ट्यूमर, तभी नियोप्लास्टिक बोला है। और यही सबसे डरावना है बेटा कि ये नए नए ट्यूमर्स बना रहे हैं। दिस इज मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी। यही तो डरावनी बात है कि पूरी बॉडी में फैल रहा है, यही तो सबसे खतरनाक बात है, सबसे डरावनी बात है इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। बेटा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, कहां कहां सर्जरी करोगे, कहां कहां से इन्हें निकालोगे, ये तो तेजी से फैल रहे हैं। मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी। बेटा ये जो फैलने की प्रॉपर्टी है, ब्लड के थ्रू दूर दूर जाने की प्रॉपर्टी है, उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। एक हमने मेटाजेनेसिस पढ़ा था, ओ बेलिया सिलेंट्रेटा के अंदर, जहां एक जनरेशन पॉलिप और नेक्स्ट जनरेशन मेड्यूसा, फिर पॉलिप फिर मेड्यूसा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन था, उसे मेटाजेनेसिस कहा था। एक हमने मेटामॉर्फोसिस पढ़ा था, जहां लार्वा से अडल्ट ट्रांसफॉर्म होता है। ये मेटास्टेसिस है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर कैंसर सेल्स जा रहे हैं थ्रू ब्लड। मेरे प्यारे नादान परिंदों ध्यान से सुनो, हम लोग
जनरल पब्लिक जब बात करती है, डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूं, जनरल पब्लिक, तो हम कैंसर का मतलब यही समझते हैं, फैलने वाला। इसे तो डॉक्टर भी आपको जब समझाएंगे तो सिंपल गठान बोलेंगे कि गठान हो गई है ट्यूमर, इसको बोलेंगे कि कैंसर हो गया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, कहां कहां तक फैल गया है। हाँ बेटा, एक मेटामेरिज्म भी पढ़ा था। मेटामेरिज्म मतलब सेगमेंटेशन, एनेलिडा के अंदर आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, अनार को काटो। बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स है, प्रोलिफरेटिंग डिवाइडिंग सेल्स हैं, नई नई जगह जा रहे हैं, प्रोलिफरेट कर रहे हैं, दिस इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर। they grow very rapidly, they grow very rapidly, जल्दी 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 ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, और आसपास का जो नॉर्मल टिश्यू है बेटा उसमें घुस जाएंगे, वो सेल्स बेचारे पिचक जाएंगे, दबा दिए जाएंगे, उन्हें मार दिया जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे। इसे स्लो लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ग्रो वेरी रैपिडली, घुसेंगे और डैमेज कर देंगे जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज हैं, उसे डैमेज कर देंगे बेटा, नॉर्मल टिश्यूज को डैमेज कर देंगे। यानी ग्रो करके, ग्रो कर रहे बेटा, ग्रो 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 ग्रो, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज हो चुकी है, दूसरे पड़ोसियों की दीवारों में घुस गए, उनका घर तबाह कर दिया, और डिवाइड भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं। एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं बेटा, जल्दी 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 डिवाइड भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। और जब डिवाइड करेंगे इनका नंबर बढ़ेगा, नॉर्मल टिश्यू खत्म हो रहा है, वैसे भी वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनका न्यूट्रिएंट यूज कर रहे हैं, ये उनकी स्पेस यूज कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं बेटा, दे स्टार्व, भूखा मार देते हैं ये नॉर्मल सेल्स बाय कॉम्पीटिंग फॉर वाइटल, जरूरी न्यूट्रिएंट्स, जो जरूरी पोषक तत्व हैं। मान लो लिवर के अंदर ये गठान है, तो लिवर के नॉर्मल सेल्स को हिपैटिक आर्टरी जो O2 ला रही है, अमीनो एसिड्स ला रही है, फैटी एसिड्स ला रही है, ग्लूकोज ला रही है, उन सब के साथ ये कंपटीशन करेंगे और नॉर्मल वाले बेचारे भूखे मर जाएंगे, बेचारे भूखे मर जाएंगे। और साथ में ब्लड के थ्रू ये नई नई जगह पर भी जाते जाएंगे, तो एक टिश्यू को बर्बाद करते जाएंगे और दूसरे ऑर्गन्स में पहुंचते जाएंगे, फिर उन्हें भी बर्बाद कर रहे हैं, फिर और ऑर्गन्स में जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक कैंसर है, और फिर वहां पर भी यही कहानी चलती रहेगी। मजे आ गए? जल्दी से यस या थम्स अप दे दो अगर सब कुछ समझ में आ गया। मेटास्टेसिस अभी तो पढ़ा है बेटा, ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होंगे, ट्रैवल करेंगे। यस, वेरी डेंजरस। तो अब सवाल दो उठते हैं, एक इसका डायग्नोसिस कैसे बनाए कि किसी को कैंसर है ये पता कैसे चलेगा, और दूसरा उसका इलाज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायग्नोसिस या डिटेक्शन, डायग्नोसिस या डिटेक्शन ऑफ कैंसर। बेटा एक्चुअली किस कैंसर की बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात तो ये कि अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है। पहले सुन लो, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली, क्योंकि जितनी जल्दी पता चलेगा उतना भी फैला नहीं है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बेटा मान लो यहां गठान है, मान लो यहां गठान है, तो हम क्या करते हैं, या इवन ब्रेस्ट में गठान है, मैंने आपको बताया भी था मेरी एक पेशेंट के बारे में, अगर आपको याद हो, जिसे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था, पेनफुल नहीं होते हैं इसके लम्स,
तो अगर विजिलेंट नहीं है, अवेयर नहीं है, तो इसका डायग्नोसिस ही लेट बनता है, पता ही नहीं चलता कैंसरस गठान है वो। या मैंने आपको शायद बताया था कि अगर मीनोपॉजल विमेन है, ये बात आप भी ध्यान रखिएगा, किसी को 1 साल खत्म हो गया है, पीरियड्स बिल्कुल नहीं आए हैं, 50, 52, 55 की एज है, मैंने आपको बताया भी था, मेरी एक पेशेंट के साथ हुआ था, और एक स्पॉट भी अगर हो गया, इट इज हाईली एंटिसिपेटेड कि उसको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। और वो सर्वाइकल कैंसर अगर टाइम पे डायग्नोस ट्रीट नहीं होता है तो वो यूट्रस, ओवरी और पूरी बॉडी में फैल सकता है। आपको बताया था मैंने, 15 दिन में डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है बेटा, जहां का कैंसर, जहां गठान है वहां का एक टुकड़ा लेते हैं, पीस। जैसे यहां से एक टुकड़ा ले लेंगे जो गठान है उसका, ब्रेस्ट की गठान है वहां से एक पीस ले लेंगे। सर्विक्स में हम लोग क्यूरेट करते हैं, इसे खुरच के और थोड़ी सी सर्विक्स की लाइनिंग निकाल लेते हैं और उसे लैब में भेज देते हैं। कभी कभी नीडल से भी निकालते हैं टिश्यू को, या अगर कोई फ्लूइड है उसे FNAC बोलते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। और फिर इसको जब हम लेबोरेटरी में भेजेंगे तो जो इसका टिश्यू है हिस्टो, उसमें कोई पैथोलॉजी, बीमारी, प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको एग्जामिन करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बायोप्सी का मतलब इतना ही है कि टुकड़ा ले लिया, पीस ले लिया, सेक्शंस में पतले पतले कट कर दिया, और लैब में भेजकर उसकी स्टडी करेंगे। तो माइक्रोस्कोप में देख के पता चलेगा कि वो नॉर्मल सेल है या कैंसरस सेल है, और ऐसे करके डायग्नोसिस बनता है। तो काफी सारी जो गठाने हैं, ट्यूमर्स हैं, वो इसी तरह से डायग्नोस की जाती हैं। सो अर्ली डायग्नोसिस इज एसेंशियल। जितनी जल्दी डायग्नोसिस बने उतना बढ़िया। अर्ली डायग्नोसिस इज एसेंशियल, प्लीज लिखिए। और ऐसा क्यों बेटा, आपके असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन गया ये, क्यों एसेंशियल है? एज इट कैन लीड टू टाइमली मैनेजमेंट। समय रहते आप मैनेज कर सकते हैं, मेटास्टेसिस कम हुआ हो ट्रीट कर सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं, या इवन जिंदगी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो पहला तरीका है बायोप्सी। केवल बायोप्सी करने से कुछ नहीं होगा बेटा, हिस्टो यानी उसके टिश्यू के अंदर पैथोलॉजी यानी बीमारी तो नहीं है, उसका एग्जामिनेशन करना। इसे शॉर्ट में HPE लिख देते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। सो बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। A piece of suspected tissue is cut. A piece of suspected tissue is cut. Is cut. जो भी गठान है, ट्यूमर है, उसका एक पीस हम लोग ले लेते हैं, पतले पतले सेक्शंस कर देते हैं, इसे बायोप्सी कहते हैं। मतलब डॉक्टर ने बायोप्सी ले ली, यानी उसका एक पीस ले लिया, कट कर लिया, फिर उसकी स्टेनिंग करते हैं, कुछ डाई वगैरह डालते हैं, और फिर उसे माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। ये जो स्टेनिंग कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हैं, ये है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बेटा रेडियोलॉजिस्ट का, पैथोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स पर ही हमारा आगे का ट्रीटमेंट मैनेजमेंट सारा का सारा डिपेंड करता है। अगर मान लो इसमें नियोप्लास्टिक ट्यूमर नहीं आया, बिनाइन ट्यूमर है ये, तो टेंशन की बात नहीं होती है, सर्जरी करके केवल उस गठान को निकाल देंगे। कभी कभी ऐसा भी करते हैं बेटा कि सर्जरी करके गठान निकाली और फिर OT में उसका एक पीस लेकर और फिर हम लोग HPE के लिए भेज देते हैं, ऐसा भी करते हैं। चलिए, लेकिन अगर मान लो बेटा ब्लड कैंसर है, आप सबने सुना होगा ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, इसमें WBCs एबनॉर्मली हाई हो जाते हैं, तो वहां ब्लड का कोई टिश्यू, ब्लड कोई टिश्यू थोड़ी है, ब्लड का टुकड़ा थोड़ी ना काटोगे, तो वहां पे आपको ब्लड का एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, WBCs का नंबर देखते हैं। वैसे 6000 से 8000 होता है पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। मान लो वो 4 लाख आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, क्लियर कट ब्लड कैंसर है। सो ब्लड का एग्जामिनेशन या बोन मैरो एग्जामिनेशन।
बोन मैरो क्यों बेटा? आपको पता है बोन मैरो, रेड बोन मैरो के अंदर ही वो स्टेम सेल्स हैं जिनसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनते हैं। तो अगर ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं बोन मैरो में भी गड़बड़ होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लड कैंसर है, जैसा कि ल्यूकीमिया कहते हैं ब्लड कैंसर को, इसमें ल्यूकोसाइट्स का नंबर बहुत बढ़ जाता है बेटा, यानी डब्ल्यूबीसीज का नंबर। तो इंक्रीज्ड ब्लड सेल काउंट, और कौन सा वाला सेल? बेसिकली डब्ल्यूबीसीज इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ अब अगर मान लीजिए बेटा, आप सबने शायद कॉमनली सुना भी होगा कि अगर हमें लगता है कि ब्रेस्ट में कोई गठान है, ट्यूमर है, तो हम लोग या तो कभी कभी तो बायोप्सी और एचपी ही करते हैं, या मैमोग्राफी आ गई आजकल। मैमोग्राफी मतलब एक्सरे मशीन होती है, हम उसे रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, उनपे एक्सरे मशीन होती है। एक्सरे से बेटा कैंसर होता भी है, कार्सिनोजन भी है, और एक्सरेज से हम पता भी करते हैं कैंसर्स का, तो वो पता चल जाता है। इसे बोलते हैं रेडियोग्राफी। रेडिएशंस का यूज करके बेटा ध्यान रखो, एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब कार्सिनोजन है, इनसे कैंसर्स भी होते हैं, पर एक्सरे से कैंसर का पता भी लगाया जाता है। यूज ऑफ एक्सरेज, इससे बेटा ब्रेस्ट की 2D इमेज आ जाएगी। 2D इमेज, 2 डायमेंशनल, लंबाई और चौड़ाई, और उसके अंदर का टिश्यू के बारे में पता चल जाता है। मैं यहां लिख नहीं रही हूं, पर ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी यही रेडियोग्राफी ही है। एक्सरेज पता होना चाहिए और 2D इमेज। नाउ बेटा कभी कभी अगर रेडियोग्राफी से पता नहीं चलता है तो नेक्स्ट हम लोग 3D इमेज निकलवाते हैं। 3D एक्सरेज ही यूज करेंगे, पर 3D इमेज, उसे CT स्कैन बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी या CT स्कैन। CT स्कैन एक तो फुल फॉर्म आना चाहिए बेटा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी CT स्कैन। आप सबने CT स्कैन नाम जरूर सुना होगा। यहां भी एक्सरेज यूज करते हैं, पर यहां पे 3D इमेज आती है बेटा, ये बात याद रखना। सो यहां पर भी यूज ऑफ एक्सरेज है टू ऑब्टेन 3D इमेज। 3D इमेज पूरे ऑर्गन की लंबाई, चौड़ाई और डेप्थ तक पता चलती है ऑफ इंटरनल ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर तक। यहां 3D इमेज बनती है, एक्सरेज ही यूज किए जाते हैं। तो रेडियोग्राफी में भी एक्सरे यूज हो रहा है, CT स्कैन में भी एक्सरे यूज हो रहा है। रेडियोग्राफी से 2D इमेज आती है, CT स्कैन से 3D इमेज आती है। CT स्कैन और एक्सपेंसिव, महंगी डायग्नोस्टिक टेस्ट है और बेटर डायग्नोस्टिक टेस्ट है। जैसे अभी मेरे पास परसों की ही बात है, हमारे कलीग्स में से ही एक की रिश्तेदार थी, 66 इयर्स की लेडी है, मीनोपॉजल है, और उन्हें खाने के बाद वॉमिटिंग्स बहुत ज्यादा आ रही थी और पेट दर्द बहुत ज्यादा होता था। उनकी सोनोग्राफी कराई तो उसमें एक बहुत बड़ा ट्यूमर दिखा। फिर हमने उनका सीधे CT स्कैन कराया, तो CT स्कैन में पता चला 17/19 यानी ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर का एक मास था। यूट्रस का एक लिगामेंट होता है, ब्रॉड लिगामेंट, वहां पर, और वो मास ऊपर की तरफ था, तो वो उनका लिवर, GIT सबको कंप्रेस कर रहा था। इसीलिए जैसे ही खाना खाते थे GIT एक्टिव होता था, उनको उल्टियां होना और दर्द होता था। अब वो कैंसरस भी हो सकता है, नियोप्लास्टिक, मैलिग्नेंट भी हो सकता है, बिनाइन भी हो सकता है, हालांकि ज्यादा चांसेस जो वो वाला जो कैंसर है उसमें मैलिग्नेंसी के होते हैं। तो उनको ASAP तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करके, और वो जो उनका ट्यूमर है वो तो निकालना ही है, भले ही बिनाइन हो तो भी निकालना है उनकी खुद की लाइफ के लिए। तो शी इज नाउ एडमिटेड, अभी करंटली एडमिटेड ही है वो। सर्जरी हो गई है उनकी कल। जितना फास्ट आप इसमें एक्ट करेंगे तो सर्जरी करके वो रिमूव कर दिया, कानपुर में है वो, और वो रिमूव कर दिया है, और फिर उसकी बायोप्सी भेजते हैं कि वो कैंसरस है या नहीं।
तो वो जैसे ही बायोप्सी आ जाती है कहीं 24 आवर्स में, किसी कैंसर्स में 48 आवर्स में, और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि फर्दर ट्रीटमेंट होगा नहीं चाहिए, अगर होगा तो कौन सा वाला ट्रीटमेंट होगा. सो दिस इज ऑल हैपेंस. 20 सेंटीमीटर बहुत बड़ा है बेटा. यस, इट वॉज 17 by 16 by 19 सेंटीमीटर. सीटी स्कैन करा रहे हो ना, तीनों डायमेंशन आते हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई. ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर. ज्यादा नहीं हो गया बेटा? ऐसे मत बोलो, शर्म करो कि मैम फेंक रही हैं. अच्छा, शर्म करो. चलो, जो सोचना है सोचो यार, तुम्हारे सोचने से मेरे को क्या जा रहा है. चलिए अब आ जाओ, बेस्ट टेक्निक कौन सी है बेटा? देखो, इन दोनों में चाहे रेडियोग्राफी हो चाहे सीटी स्कैन हो, उसमें हम एक्सरेज यूज कर रहे हैं, और एक्सरेज से बेटर होती हैं. ये आयोनाइजिंग है बेटा, एक्सरेज बहुत डीप पेनिट्रेट करते हैं, तो उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी अब आ गई है जो अल्टीमेट है. जब सीटी स्कैन से भी क्लियर नहीं होता तो एमआरआई रिपोर्ट कराई जाती है, या अगर सीटी स्कैन में गड़बड़ आती है कि शायद कैंसरस हो सकता है, तो भी हम लोग पहले एमआरआई कराते हैं. एमआरआई, आइए इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. स्टूडेंट्स, सोचने के मतलब बोलने के पहले ना थोड़ा सा सोचा करो. आपकी जितनी उम्र है ना, उतने साल तो मुझे एमबीबीएस करे हुए हो गए हैं. करे हुए नहीं हो गए हैं, मतलब उतने साल में ऑलमोस्ट मैं एमबीबीएस में एंटर कर गई थी. तो बेटा इतना लंबा क्रेडेंशियल्स जो मेरा है वो आप ऐसे लिख देते हो. अपने गुरु को इज्जत ही नहीं दोगे तो उनसे सीखोगे खाक आप. नेचर ऐसे ही थोड़ी ना आपकी हेल्प कर देगा. ये बेटा मोस्ट सेफ टेक्निक है और बेस्ट टेक्निक भी है. मोस्ट सेफ भी है और बेस्ट भी है. मोस्ट सेफ. चलिए बेटा, यहां पर हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस. आयोनाइजिंग नहीं, एक्सरेज आयोनाइजिंग है, यहां पर हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज करते हैं, इसीलिए ये कंपैरेटिवली सेफर टेक्निक है. नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स. वो आपने मूवीज में देखा होगा ना, ऐसा गोला रहता है, उसमें पेशेंट को लिटाते हैं और फिर वो उस गोले के अंदर जाता है, वो एमआरआई मशीन ही होती है बेटा. टू डिटेक्ट जो भी गड़बड़ है, पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजी मतलब बेटा बीमारी, गड़बड़, प्रॉब्लम, एंड फिजियोलॉजिकल जो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में चेंजेस हुए हैं, जो गड़बड़ हुई है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग में चेंजेस हुए हैं, उस लिविंग टिश्यू के यानी उस ऑर्गन के पूरा स्कैन मिल जाता है हमें. बेटा 3D इमेज ही आती है यहां पर भी, एनसीईआरटी में नहीं लिखा ये वर्ड, 3D इमेज ही आएगी. बेस्ट टेक्निक है, फाइनल है, ऐसा समझ लो, फाइनल. जैस्मीन कह रही है मेरी मम्मी को करवाई थी हमारे. आई एम सॉरी टू हियर दिस बेटा, गॉड ब्लेस यू. सैयारा में भी है क्या? मैंने नहीं देखी. चलिए चल, अब बेटा कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जहां पर जो कैंसर का सेल है, बड़ा ध्यान से सुनना, उस पर एक केमिकल होता है जिसे हम एंटीजन कहते हैं. जैसे याद है जब हमने ब्लड ग्रुप्स पढ़े थे तो हमारे आरबीसी पर भी कुछ ग्लाइकोप्रोटीन शुगर्स थे जिन्हें हमने ए एंटीजन, बी एंटीजन ऐसे कहा था. तो कैंसरस सेल्स कुछ पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन्स हैं, अगर वहां पर कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, गठान होती है, तो उन सेल्स में एक स्पेशल एंटीजन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है. जैसे प्रोस्टेट का कैंसर मेल्स में बहुत कॉमन है. आपको मालूम है ये यूरिनरी ब्लैडर है और इसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड था. बेटा प्रोस्टेट का कैंसर ओल्डर मेन में बहुत कॉमन है और वहां पर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं. ये जो प्रोस्टेट का कैंसर का एंटीजन है उसके खिलाफ अगर ब्लड में एंटीबॉडीज मिल जाएं, मतलब प्रोस्टेट का कैंसर हुआ है.
तो प्रोस्टेट कैंसर में पर्टिकुलरली ये बहुत यूज होता है एंटीबॉडीज की टेस्टिंग करना, एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्टिकुलर कैंसर वाले एंटीजन के खिलाफ, स्पेसिफिक कैंसरस एजेंट एंटीजन, कैंसरस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी की टेस्टिंग करते हैं। बेटा एंटीबॉडीज क्या होती है, पढ़ाया था, गामा ग्लोब्यूलिन, कितने बच्चों को याद आ रहा है? ब्लड का लिक्विड पार्ट 55% प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन, प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन में अल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन, ये वही है एंटीबॉडीज, गामा ग्लोब्यूलिन। ब्लड टेस्ट कराएंगे इसका भी। इन सर्टेन कैंसर्स, हर कैंसर में ऐसा नहीं होता बेटा, इन सर्टेन कैंसर्स, ऑल कैंसर्स लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा। जैसे प्रोस्टेट कैंसर में बनता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। नाउ सेवेंथ, अब जो मैं सेवेंथ बता रही हूं ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम होता है। एक्चुअली क्या होता है, बड़ा ध्यान से सुनना बेटा, हमारे अंदर कुछ जीन्स होते हैं जो हमें ज्यादा हाई रिस्क बनाते हैं पर्टिकुलर कैंसर के लिए। मेरी बात समझना, मान लीजिए एक इंसान है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फीमेल्स में बताया था, अगर आपको याद होगा कि फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर फैमिलीज में रन करता है मां की साइड से, मतलब नानी, फिर नानी से मौसी या मम्मी, फिर उनसे उनकी बेटी, ऐसे रन कर सकता है, जरूरी नहीं है पर होता है। यानी अगर एक गर्ल है सपोज फॉर एग्जाम्पल, जिसके फैमिली में लंग कैंसर की हिस्ट्री है काफी, और वो अगर ये टेस्ट कराए तो इससे पता चल जाएगा कि उसके बॉडी में क्या वो जीन है जो पर्टिकुलरली लंग कैंसर करवा सकता है। और अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे हम कहेंगे कि आप जिंदगी भर टोबैको स्मोकिंग के बारे में सोचना भी मत। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर ये जीन नेगेटिव आता तो वो खूब स्मोक कर सकती है? नहीं बेटा, नॉर्मल जीन से भी कोई भी कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग उसको एग्रावेट कर सकती है, बट अगर उसे ऑलरेडी वो जीन है तो वो और ज्यादा हाई रिस्क हो जाएगी। एक इंसान है जिसका टेस्ट कराया, उसकी बॉडी में लंग कैंसर करने वाला जीन नहीं है, इसके में है, स्मोकिंग करके दोनों को कैंसर हो सकता है लंग का, पर इसको ज्यादा चांस है, तो उन जीन्स को आइडेंटिफाई भी करा जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स which predispose, identification of genes which predispose, यानी जो हाई रिस्क पे ला देंगे उस इंसान को वो पर्टिकुलर कैंसर होने के, which predispose individual to that cancer, which predispose individual to that cancer। तो अगर हम इन जीन्स का पता कर लें तो बेटा हम कैंसर होने से बचा सकते हैं। हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। बेटा अभी तक जो बाकी 6 पढ़ाई है ना, उसमें तो कैंसर है कि नहीं वो पता लगा रहे हैं, इसमें वो जीन्स पता लगा रहे हैं। अगर है तो उसको कहेंगे वो कैंसर करने वाला एजेंट बिल्कुल यूज मत करना, तो काफी चांस है कि कैंसर होने से बच जाए। बाय अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ पर्टिकुलर कार्सिनोजन। जैसे बेटा जो लोग क्रॉनिक अल्कोहल लेते हैं, लंबे टाइम से बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, उनमें लिवर कैंसर का हाई रिस्क होता है। तो अगर किसी इंसान का जीन अपन ने टेस्ट कराया और उसके अंदर मान लीजिए लिवर कैंसर करने वाला जीन है, तो उसके लिए तो थोड़ी सी भी शराब हानिकारक हो सकती है, उसे टोटली अवॉइड करना चाहिए। टू विच दे आर ससेप्टेबल टू, जिससे उन्हें खतरा है,
जो भी कैंसर करने वाला जीन है, वो कैंसर जिस भी चीज से होता है वो उन्हें अवॉइड करनी है। जैसे अगर लंग कैंसर होने का रिस्क है तो बिल्कुल भी तंबाकू स्मोक नहीं करना है। अगर ओरल माउथ कैंसर होने वाला जीन है तो उन्हें बिल्कुल भी तंबाकू खाना नहीं है। अगर लिवर कैंसर होने वाला जीन है तो उन्हें बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेनी है, एंड सो ऑन। हाँ बेटा, पहले सिरोसिस मिलता है, सिरोसिस होता है आई मीन, फिर अल्टीमेटली लिवर कैंसर का हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क। लिख लिया? कशिश, कार्सिनोजन बताया ना, जो भी रेडिएशन, केमिकल या वायरस कैंसर करेगा उसे कार्सिनोजन कहेंगे। टोबैको स्मोक कार्सिनोजन है। अब आ जाओ बेटा, जरा ट्रीटमेंट पढ़ ले कैंसर का कैसे होता है। देखो, ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सा, यानी कहां का कैंसर है, कितना फैला हुआ कैंसर है। बेटा, कैंसर स्पेशलिस्ट बनने के लिए भी आप पूरा MBBS, रूरल पोस्टिंग, प्री पीजी का एग्जाम क्लियर करोगे, पीजी करोगे 3 साल की, फिर आप जनरल सर्जन बनोगे, फिर आप DM करोगे, तब आप ऑन्को सर्जन बनोगे, कैंसर सर्जन या कैंसर फिजिशियन बनोगे, कैंसर स्पेशलिस्ट बनोगे, इन शॉर्ट ऑन्कोलॉजिस्ट। और हर केस डिफरेंट है, कोई रूल नहीं है कि सर्जरी ही होती है, रेडिएशन ही देते हैं, नहीं, रूल नहीं है बेटा, या दवाइयां ही देते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करा जाता है। हाई 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 एक्सपर्टीज चाहिए। हो सकता है एक डॉक्टर बोले कि इस तरह से ट्रीट करना है, दूसरा इस तरह से ट्रीट करना है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन भी हो सकता है। इट कम्स विथ एक्सपीरियंस, जितना काम करोगे, जितना पेशेंट लोड होगा, उतना आप सीखेंगे। पर क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो पहला तो सर्जरी, सर्जरी करके उस ट्यूमर को निकाल दिया जाए, ये है पहला, सर्जरी। दूसरा बेटा, रेडिएशंस दिए जाएं, रेडियोथेरेपी। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, रेडिएशन से कैंसर होता भी है, कार्सिनोजन। रेडिएशंस, एक्सरे से, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से कैंसर का पता भी लगाया जाता है, डायग्नोसिस। और रेडिएशन से कैंसर के सेल्स को मारा भी जा सकता है, यानी ट्रीटमेंट। तीनों में रेडिएशंस अपन पढ़ रहे हैं, तीनों में। पर बेटा, जब रेडिएशंस देते हैं तो बड़ा केयरफुली देते हैं। मान लो ये है ट्यूमर, तो आसपास के नॉर्मल सेल्स कहीं रेडिएशन से डैमेज नहीं हो जाए, इसीलिए तो इतना पढ़ाई लिखाई के बाद आपको ये ट्रीटमेंट करने का हक दिया जाता है। सो कैंसरस सेल्स आर, NCERT लिखती है, कैंसरस सेल्स आर इररेडिएटेड। इररेडिएटेड मतलब गिवन रेडिएशंस, गिवन रेडिएशंस, गिवन रेडिएशंस, लीथली, जानलेवा, उन्हें मार दिया जाएगा, बट टेकिंग केयर ऑफ। ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, जो आसपास का नॉर्मल टिश्यू है, कहीं ऐसा नहीं हो वो भी डैमेज हो जाए, सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। पूरे इंडिया में बेटा कैंसर का बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो ऑफकोर्स सालों से बॉम्बे यानी मुंबई का टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है, नो डाउट। फाइनली सारे केसेस जो है वहीं पर रेफर होते हैं, अगर इफ दे आर नॉट बीइंग एबल टू हैंडल। सो केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू। नाउ तीसरा, तो सर्जरी करके निकाल सकते हैं, रेडिएशंस देके कैंसर सेल्स को मार सकते हैं, या दवाइयां, गोलियां, केमिकल्स, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, दवाइयां देंगे बेटा, ड्रग्स देंगे जिनसे कैंसर सेल्स को मार दिया जाए, ड्रग्स गिवन टू किल कैंसरस सेल्स। स्टूडेंट्स, कीमोथेरेपी जो है, आप सबने मूवीज में भी देखा होगा, जब कीमोथेरेपी कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो बाल उड़ जाते हैं, पूरा गंजे हो जाते हैं। अब तो काफी सेलिब्रिटीज भी आगे आए, जैसे सोनाली बेंद्रे को कैंसर हो गया था, बहुत काफी हाई लास्ट स्टेज पे पता चला था, बट शी फॉट इट, और उसने बाहर जाके आई थिंक न्यूयॉर्क में उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया था। अब तो खैर शी इज हेल्दी, हार्टी, बढ़िया, मस्त। हिना खान
टीवी की सेलिब्रिटी है, उसे कैंसर डायग्नोज हुआ था, इन सब के पूरे बाल उड़ गए थे, बट बहुत हिम्मत वाले लोग होते हैं, ये चीज इनसे सीखने की होती है। उस टाइम पर भी वो काम कर रही थी विग वगैरह लगाकर, इवन ये पलकों के बाल उड़ जाते हैं, आई लैशेस के बाल उड़ जाते हैं, आईब्रोज के बाल उड़ जाते हैं, हेयर लॉस एक साइड इफेक्ट है। मनीषा कोइराला को कैंसर हो गया था, अगर आपको याद हो, पुरानी हीरोइन है, आई डोंट नो आपकी जनरेशन कितना जानती है, हमारे टाइम पे बहुत अच्छी मूवीज के साथ एसोसिएटेड होती थी। युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, यस ही इज अ कैंसर सर्वाइवर, वो तो काफी सोशल वर्क भी कर रहे हैं उस चीज पर, तो यस ये चीज तो सीखने की होती है इन लोगों से, बहुत हिम्मत होती है इनमें, बहुत हिम्मत होती है सच में। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं कीमोथेरेपी के, इवन वो एक मूवी आई थी जो ए दिले मुश्किल, उसमें वो अनुष्का शर्मा को कैंसर हो जाता है ना, और उसके बाल वाल पूरे उड़ जाते हैं वो सब, तो हेयर लॉस और बेटा खून की कमी, पूरा सफेद पड़ जाता है चेहरा। वो मूवी अगर देखी हो, देख मत लेना जाकर, होमवर्क नहीं दे रही हूं मैं, तो हेयर लॉस और एकदम सफेद चेहरा पड़ जाता है, मतलब एनीमिया। जो सीखने का है वो है बेटा, ये चीज तो सीखने की है, बहुत हिम्मत वाले होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो, सेलिब्रिटीज हो, अच्छे बिजनेसमैन हो, वो पहुंचा ही वहां तक है क्योंकि उसमें हिम्मत तो बहुत है, रेजिलियंस बहुत है, वो रोते कम है बेटा, वो फाइट आउट करते, फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी होती है उनकी, ये तो कोई बात नहीं है। इतने इतने उनपे केसेस हो जाते हैं, इतना उनकी ट्रोलिंग हो जाती है, फिर उठ खड़े होते हैं, फिर हिम्मत करते हैं, ये बात तो है यार, ये चीज तो है, ये सीखने की बात है। चल अब बेटा एनसीईआरटी लिखती है कि ज्यादातर कैंसर्स इनके कॉम्बिनेशन से ट्रीट होते हैं, और वो सही बात भी है बेटा। कुछ कैंसर है जहां पर हमें पहले रेडिएशंस देने पड़ेंगे, फिर सर्जरी करते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट डैमेज करके, कुछ होते हैं जहां पहले सर्जरी करके निकाल देंगे, कुछ है जिनमें पहले गोलियां देंगे, कुछ सेल्स को मारेंगे, फिर सर्जरी करते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन से ही ट्रीटमेंट किया जाता है, और उसके लिए तो आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो मोस्ट कैंसर्स treated by combination of above three। एक स्टूडेंट अभी चैट में लिख रहा था विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, बिल्कुल बेटा एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 3 से ज्यादातर कैंसर्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। नहीं मत देखना, वो तो बेकार पिक्चर है, ए दिले मुश्किल, मैंने भी बहुत शायद एका छोटा छोटा सा क्लिप्स ही देखी हुई है, बेकार, रहने देना। और कौन सी पिक्चर बताई थी आपने, कौन सी पिक्चर बताई थी बेटा? टाइम क्या हो गया यार, आज मैंने टाइम नहीं देखा, रुको फोन देखने दो एक बार। हाँ 28, 2:28 ही हुआ है, अभी तो टाइम है, चलो। मैंने और कौन सी पिक्चर बताई है, हैं? भूल गई यार मैं। करक्यूमिन नहीं बेटा, करक्यूमिन तो हल्दी है, हल्दी। मूवी तो अच्छे पिक्चर देखो यार, जिससे अच्छे एहसास आए, पॉजिटिविटी आए, कम से कम कुछ नहीं तो कॉमेडी हो यार, हेल्दी कॉमेडी हो, अपन हंसे। गंदगी मत देखा करो बेटा, गंदगी मत देखा करो, अपने कानों से, आंखों से, नाक से, मुंह से गंदी चीजों को अंदर नहीं लेना अपने को, किसी भी प्रकार की गंदगी क्यों लेंगे अपन। अच्छा फिर मिलेंगे। मातृभूमि मत देखना, वो तो मैं ही नहीं देख पाई थी, मेरे रेंगटे खड़े हो गए थे, मैं नहीं देख पाई थी वो पिक्चर। रॉकस्टार मैंने कब बोला देखने को बेटा, रॉकस्टार का तो मुझे नहीं लगता मैंने कभी रेफरेंस दिया है। मुन्ना भाई एमबीबीएस तो देख लेना, मस्त है, मुन्ना भाई एमबीबीएस भी देख लेना, और वो लगे रहो मुन्ना भाई, मस्त है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैं? केजीएफ मैंने कब बोला आपको देखने को? अच्छा ये आपकी लिस्ट है, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, हाँ देख लेना। हाँ बॉर्डर 2 तो आएगी बेटा, बॉर्डर 1 भी बढ़िया है, वो भी देख लेना, बढ़िया पिक्चर है, हमारे टाइम आई थी। हाँ बॉर्डर बढ़िया बढ़िया मूवी है, अभी भी देखो तो एंड में हिंदुस्तान जिंदाबाद, एकदम गूस फ्लैश हो जाता है। मोहब्बत है, हाँ, देख लेना, टाइम पास है, वैसे है तो उल्टी सीधी मोहब्बत है भी, लव स्टोरी चल रही है कॉलेज में, पता नहीं क्या पत्ते उड़ रहे हैं, पर ठीक है चलो टाइम पास है। 12th फेल नहीं देखी मैंने यार, देख लेना, अच्छी है, लेकिन मतलब हाईली एक्लेम्ड है, विक्रांत मैच से, जो भी मैं सरनेम भूल रही हूँ शायद, बढ़िया एक्टर है।
शोबाजी में नहीं है, दिखावा नहीं है, टू द पॉइंट। चलो आ जाओ आ जाओ। डीडी नहीं देखी क्या अभी तक? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं देखी? देख लेना बाद में, ठीक है, नीट के बाद लिस्ट बना लेना। ज्यादा वॉयलेंस की और गंदगी की पिक्चर मत देखा करो बेटा, अगर गुरु मां मानते हो मत देखा करो। और स्पेशली अपनी इंडियन वाला जो वॉयलेंस और गंदगी है वो तो बहुत ही गंदा बनाते हैं, बिल्कुल मत देखा करो बेटा। ये सब कहीं ना कहीं थॉट्स में जाता है, हमको इम्प्योर करता है। अच्छी अच्छी पिक्चरें देखो बेटा, फील गुड मूवीज देखो। हॉरर पिक्चर तो कभी नहीं देखनी। अमन बेटा कभी मत देखो, गुरु मां मानते हो तो कभी मत देखो, आपकी लाइफ पर इफेक्ट आता है, नेवर। अभी ज्यादा बात तो नहीं कर सकती, क्यों क्या वो किसी दिन और बताऊंगी, अभी तो टाइम नहीं अपने पास, बट नेवर 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 चीप मूवी और ओवर वायलेंस वाली मूवी और हॉरर मूवी मत देखा करो, अगर मेरे को मानते हो। अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूं इतने सालों के। इट डज इफेक्ट योर माइंड, इट डज इफेक्ट योर एनर्जी एंड इट डज इफेक्ट योर लाइफ इन टोटलिटी। कभी मत देखो। एक वो पिक्चर देख लेना, पोलर एक्सप्रेस, एनिमेटेड मूवी है पोलर एक्सप्रेस, बहुत अच्छी है, फेथ के ऊपर बनाई है। और क्रूड्स पार्ट 1 बहुत अच्छी है। और वो अपनी कौन सी है, वो तो पता ही होगा आपको, कुंफू पांडा के तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे हैं। 2 पार्ट्स तो मैंने देखे ही हैं, 3rd पार्ट मुझे याद नहीं आ रहा देखा है या नहीं देखा। वाई किसी दिन बताऊंगी बेटा, बताऊंगी बाद में। चलो आ जाओ। अब 4th हम पढ़ते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो रेडिएशन सर्जरी हो गई, रेडियोथेरेपी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, ज्यादातर इससे होता है इम्यूनोथेरेपी। पहले इसको समझ लो, पहले इम्यूनोथेरेपी को समझ लो बेटा। होता क्या है कि कुछ मतलब ऐसा समझ लो कि कैंसरस सेल्स बड़े चालाक होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाता, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, और इसीलिए कैंसर सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम से बचते रहते हैं, और बच बच के वो फलते फूलते रहते हैं और बीमारी करते रहते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो अगर हम ले, जो इसको कैंसर है उसको दें, तो उसका इम्यून सिस्टम और एक्टिव हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, और वो कैंसर सेल को पकड़ लेगा, पहचान लेगा और उसे मार देगा। ये इम्यूनोथेरेपी है। सो बाय गिविंग biological response modifiers like alpha interferons, BMR का फुल फॉर्म अभी लिखवा दूंगी, अल्फा इंटरफेरॉन्स। आ जाओ इस बात को लिखते हैं। सो सम कैंसरस सेल्स, काफी सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिनके जो सेल्स हैं दे अवॉइड, वो बच जाते हैं बेटा, छिप जाते हैं। डिटेक्शन, हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता, और जब डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, जब आप दुश्मन को पहचान नहीं पाओगे बेटा, तो आप उसे मार भी नहीं पाओगे। तो इम्यून सिस्टम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, इतने चालाक हैं ये, चालाक। ऑल कैंसर लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा, ऑल नहीं, सम, कुछ कैंसर्स में ऐसा होता है। तो कुछ केमिकल्स हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे अल्फा इंटरफेरॉन्स, ये अगर पेशेंट को दिए जाएं तो इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, और अब वो इन कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट कर लेगा, और एक बार बेटा अगर डिटेक्ट कर लिया तो फिर वो उन्हें मार भी देगा। हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर्स, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, इसीलिए इम्यूनोथेरेपी नाम दिया है। बेटा इसने क्या किया है, इसने हमारी जो लिविंग बॉडी है, बायोलॉजी, इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी लिविंग बॉडी का पार्ट है, उसका जो रिस्पॉन्स था
उसे एनहांस कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, उसे बढ़ा चढ़ा दिया, इसीलिए इन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। इसने हमारी जो बॉडी है उसमें जो इम्यून सिस्टम है उसका जो रिस्पॉन्स है उसे बढ़ा दिया। BRMs, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। ठीक है, अब बेटा मैं साइड में लिख रही हूं, आप नीचे लिख लेना बेटा, आप नीचे लिख लेना, मैं साइड में लिख रही हूं एक आउट ऑफ NCERT PYQ। आप नीचे लिख लेना बेटा अगर जगह नहीं हो तो। बेटा ध्यान से सुनना, एक्चुअली कैंसर सेल्स का ही तो ग्रुप है ना, भले वो बिनाइन हो, कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर ओरिजिनल लोकेशन, या भले ही मेटास्टेसिस करके मैलिग्नेंट हो, फैलने वाला हो, सेल्स का ही तो ग्रुप है। ऑर्गन के अंदर टिश्यू, टिश्यू के अंदर सेल्स, तो अगर वो सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं तो उस कैंसर को सार्कोमा बोलते हैं, जैसे कापोसी सार्कोमा। और अगर वो सेल्स एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं तो उसे कार्सिनोमा कहते हैं। ज्यादातर जो कैंसर्स होते हैं, जैसे लंग कैंसर बहुत कॉमन है, ओरल कैंसर बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, सर्विक्स कैंसर बहुत कॉमन है, 85% कैंसर्स एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स से होते हैं, उसे कार्सिनोमा कहते हैं, कार्सिनोमा। अगर 100 कैंसर्स हैं, 100 तरह के, तो 85 एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है और बचे हुए 15% कनेक्टिव टिश्यू का है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कार्सिनोमा, कनेक्टिव टिश्यू को सार्कोमा बोलते हैं और एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर को कार्सिनोमा बोलते हैं। 2 तरह के कैंसर्स होते हैं, पहले हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ाते थे, अब जरूरत नहीं है। चल अब ये देखो, ये रंजन महाराज अभी तक पिक्चरों के नाम लिख रहे हैं, हद हो गई बेटा, पढ़ाई करो। चलो रंजन, अच्छे स्टूडेंट हो तुम, वहीं अटके पड़े हो यार, कितना कुछ आगे पढ़ा दिया। चल, तो आपकी NCERT के अंदर बेटा कैंसर से रिलेटेड एक एक पॉइंट मैंने आपको नोट्स में लिखवा दिया, उसका कॉज क्या होता है, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, हर वर्ड हमने लिख लिया है। चलिए बेटा अब एक हेडिंग डालिए, एलर्जीज, क्विकली एलर्जीज, कम ऑन एवरीबॉडी, हेडिंग डालो एलर्जीज। एलर्जी का क्या मतलब है समझो बेटा, रटना नहीं है। कोई कहता है मुझे झूठ से एलर्जी है, कोई कहता है मुझे धोखा देने से एलर्जी है, मतलब मुझे झूठ सहन नहीं होता। हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत झूठ सहन होता हो, पर मुझे झूठ से एलर्जी है। मतलब किसी को दही से एलर्जी है, दूसरों के लिए नॉर्मल है, किसी को धूल से एलर्जी है, दूसरे के लिए नॉर्मल है, लेकिन उसकी हालत खराब हो जाती है, छींकें आने लगती हैं, खांसी आने लगती है, सांस उखड़ने लगती है। यानी हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी अगर किसी पर्टिकुलर केमिकल या चीज के लिए हाइपर रिएक्टिव है, हाइपर एग्जैजरेटेड, थोड़ा बहुत झूठ किसी को चलता है, पर आपको एक झूठ भी बोलोगे तो सीधे तलाक, तो हम कहेंगे उसे उस चीज की एलर्जी है। आया समझ? सो इट इज एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड, बढ़ा चढ़ा के, एग्जैजरेटेड यानी हाइपर सेंसिटिव है। सेंसिटिव होना तो अच्छी बात है बेटा, पर हाइपर सेंसिटिव, नंबर कम आ गए, बिल्कुल पागल ही हो गए, पढ़ाई छोड़ दी, ये हाइपर सेंसिटिविटी है। रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टुवर्ड्स सर्टेन, कुछ चीजों से ही एलर्जी होती है, कुछ चीजों से एलर्जी होती है, टुवर्ड्स सर्टेन एलर्जेंस, जिससे भी एलर्जी है वो एलर्जेंस हो गए, एलर्जेंस इन एनवायरमेंट। हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्शन शो करता है बेटा, जिस भी चीज के प्रति एलर्जी होगी उसे एलर्जन कहेंगे, एलर्जन।
बेटा धूल से, धुएं से, किसी को जो कुत्ते वगैरह के बाल होते हैं उससे एलर्जी होती है, वो जरा भी नाक में चला जाए छीके 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 धड़ाधड़। पोलन एलर्जी पढ़ाई थी, याद है? पार्थीनियम, कैरेट ग्रास जो इंपोर्टेड वीट के साथ आ गया था, पोलन एलर्जी करता है, लंग्स में चला गया, नाक से होता हुआ ब्रोंकाइटिस तक हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, पोलन एलर्जी। सो पोलन, डस्ट, माइट्स, एनिमल डैंडर, वही बाल वगैरह जानवर के, एक्सेट्रा। बेटा किसी भी चीज से, इवन खाने की चीज से भी एलर्जी हो सकती है। किसी को टमाटर से एलर्जी है, दही से एलर्जी है, जैसे शिमला मिर्च से। शिमला मिर्च मैं नहीं खाती हूं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही नहीं खाते हैं, तो हम शिमला मिर्च खाते हैं तो एसिडिटी बहुत होने लगती है, तो वो भी माइल्ड लेवल पर एलर्जी है। रिपीटेडली ऐसा हो रहा है तो आपको उस चीज को छोड़ना पड़ेगा फिर। सो पोलन्स, डस्ट, माइट, एनिमल डैंडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। होता क्या है बेटा, अस्थमा मैंने जब आपको पढ़ाया था, जरा याद करो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ, मशरूम से बहुत लोगों को एलर्जी होती है। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं, बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी, पर मैंने ऑब्जर्व करा कि मैं जैसे जब कहीं पर बड़ा ऑथेंटिक रियल पिज्जा खाऊं, रियल पिज्जा मतलब जहां पे फ्रेश टोमेटो सॉस उन्होंने लगाई हुई है, अपने यहाँ तो सब ज्यादातर अडल्ट्रेटेड होता है, तो मेरे को एसिडिटी होने लगती है। मतलब वो प्योर चीज मेरे को सूट नहीं करती, वो जो इतना खतरनाक प्योर टमाटो की प्यूरी होती है, तो शायद मुझे थोड़ी मिक्स वाली सूट करती है। या जैसे अगर मैंने देखा है, मैं चौले, राजमा, छोले ऐसी कोई सब्जी बनाऊं जिसमें टमाटर हम बहुत यूज करते हैं ग्रेवी में, तो वो सुबह तो खा ली मैंने लंच में, पर अगर मैं उसको रात को भी खाऊं तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसकी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी टमाटर से एलर्जी ही है। किसी को इतनी एलर्जी हो सकती है कि टमाटर खाते ही वॉमिटिंग्स बार बार हर बार होती है, तो उसको तो फिर टमाटर छोड़ना पड़ेगा। तो खाने की चीज से भी एलर्जी हो सकती है, कोई दवाई के केमिकल से एलर्जी हो सकती है, किसी को दूध, लैक्टोज इंटॉलरेंस है उससे एलर्जी होती है, वो लेते ही पेट एकदम फूला फूला लगता है। तो एलर्जी में आपको ध्यान रखना होता है कि क्या चीज है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, जब सर्दियां खत्म होती हैं तो हम लोग अपने जो विंटर वेयर है, स्वेटर्स हैं, रजाई है, कंबल है, वो सब हम लोग अंदर रख देते हैं। फिर जब दोबारा सर्दियां आती हैं तो हम उसको बाहर निकाल के यूज करते हैं। तो जैसे वो जब अंदर बंद होते हैं ना, तो वो जो धंस होती है उससे मेरे हस्बैंड को एलर्जी है। तो अगर बिना धोके डायरेक्ट उन्होंने वो स्वेटर निकाल के पहन लिया, दड़ादड़ 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 छींके आएंगी। इवन बहुत टाइम तक कोई चादर अंदर रख रखी है, बिल्कुल स्टोर में रख रखी है, और वो निकाली, धूल वूल है उसमें, तो जैसे ही वो बिछाते हैं हम लोग, धाड़ 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 छींक आती है, और जैसे ही वो चादर हटाई, छींके बंद। तो वो सारे मेरे को, मैं वॉश या ड्राई क्लीन करा के अच्छे से उसको वैक्यूम में स्टोर करके रखती हूँ, और दोबारा जब आती है ठंड तो उसको धूप देती हूँ, या अगर बिना धुलाए रख दिया है तो उसको फिर वॉश करवा कर ही धूप लगा के यूज करते हैं। तो हम सबको कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी एलर्जीज हैं। अस्थमा भी तो एलर्जिक था, जिसमें धूल से एलर्जी है, धुएं से एलर्जी है, दिवाली के टाइम, शादियां जब होती हैं, पटाखे फूट रहे हैं, इंसान की हालत बुरी हो जाती है, ये सब एलर्जीज ही हैं बेटा। ठीक है, चलिए। सो एलर्जेंस क्या करते हैं? एलर्जेंस प्रोड्यूस, बेटा ये एक एंटीबॉडी बनाते हैं, IgE एंटीबॉडी, आगे सिखाऊंगी। इम्यूनोग्लोबुलिन, वही जो प्लाज्मा में प्रोटीन है, ग्लोबुलिन। मैं कैसे याद कराती हूं बेटा, एलर्जी, ई आ रहा है तो ये IgE प्रोड्यूस करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन है ये, इम्यूनोग्लोबुलिन यानी बेसिकली एंटीबॉडी है बेटा, एंटीबॉडी इसी को ही बोलते हैं, ई वाली। तो इम्यूनोग्लोबुलिन IgE ऐसा लिखते हैं। याद है, प्लेसेंटा क्रॉस करती है IgG, मिल्क में, टीयर्स में IgA वाली एंटीबॉडी होती है। कितने बच्चों को याद आ रहा है बेटा? होता क्या है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो एक पोलन बॉडी में गया, लंग्स में गया, ये एक एलर्जेन है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ ढेर सारी IgE एंटीबॉडीज बनाता है। अब होता क्या है बेटा, ये IgE एंटीबॉडीज जो हैं, ये है सपोज IgE एंटीबॉडी, ये हमारे मास्ट सेल्स पे जाकर अटैच हो जाती हैं, मास्ट सेल्स पर। मास्ट सेल्स कहां पढ़ाए थे, ध्यान से समझो। अगर हम लंग्स की बात करें, लंग एक ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर टिश्यू है, टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में याद है फाइब्रोब्लास्ट था, मैक्रोफेज जो खा जाता है बैक्टीरिया जर्म्स को, और एक मास्ट सेल था जिससे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन निकलता है। कितने बच्चों को याद आ रहा है?
तो जब ये IgE एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं, ये मास्ट सेल्स के साथ अटैच होती हैं, और अब ये मास्ट सेल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन केमिकल्स बनाने लग जाते हैं। हेपारिन भी बनाएंगे, वो एक अलग बात है, वो अलग बात है। फ्रॉम मास्ट सेल्स। बेटा जब भी हमें लगता है ना एज अ गायनेक भी कि किसी को एलर्जी है, हम लोग कुछ नहीं, सिंपल ब्लड में IgE का टेस्ट कराते हैं। नॉर्मली एंटीबॉडीज बहुत कम होती हैं बॉडी में, और अगर ये बहुत हाई आई हैं मतलब इन्हें एलर्जी है, कोई ना कोई एलर्जन इनकी बॉडी में मौजूद है। तो मास्ट सेल्स पर ये अटैक करती हैं और वहां से हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज होगा। हिस्टामिन मैंने आपको बताया था बेटा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, और सेरोटोनिन उन्हें फिर नॉर्मल करता है, नैरो करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है। ये बात कितने बच्चों को याद आ रही है, जरा मी लिखकर भेजिए। हाँ, बेसोफिल्स भी यही काम करता है बेटा, लेकिन वो ब्लड के अंदर करता है। अब बेटा होता क्या है समझिएगा, होता क्या है। जैसे मान लो ये एक ब्लड वेसल है, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, उसने इसे चौड़ा कर दिया, बाद में सेरोटोनिन फिर से नॉर्मल करेगा। पर बेटा जब ये हिस्टामिन इसे चौड़ा करता है तो इसमें जो वॉल्स हैं, ब्लड वेसल की वॉल्स, उनके छेद भी बड़े हो जाते हैं, कैपिलरीज के छेद बड़े हो जाते हैं। तो बेटा ब्लड लीक होने लग जाता है, ब्लड लीक होने लग जाता है ब्लड वेसल से, यानी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, पेशेंट कोमा तक में चला जाता है। ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। आइए मैं इस बात को लिखवाती हूं। सबसे पहले जैसे ही एलर्जन बॉडी में गया, इम्यून सिस्टम ने IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की, उन्होंने मास्ट सेल्स पे अटैक करा, और वहां से मेन हिस्टामिन रिलीज हुआ। हिस्टामिन ने हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको चौड़ा कर दिया, वैसोडाइलेशन कर दिया, और ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी भी बढ़ा दी। वो जो छेद हैं वो बड़े बड़े कर दिए, परमिएबिलिटी भी बढ़ा दी, तो ब्लड लीक होने लग गया। बेटा ब्लड को तो ब्लड वेसल्स के अंदर होना चाहिए ना, अब वो ब्लड वेसल्स के बाहर आ गया, फ्लूइड आउट ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल के अंदर खून की कमी हो गई, यानी ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया बेटा, क्योंकि ब्लड वेसल्स ही तो ऑर्गन्स तक लेके जा रही थी खून को, तो ब्लड वेसल कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड वेसल कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया। इससे पेशेंट कोमा तक में जा सकता है, शॉक में जा सकता है, खून की कमी के कारण से शॉक में जा सकता है, और इवन डेथ तक हो सकती है उसकी। ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कम होने के कारण से ये सब हिस्टामिन कर रहा है, हिस्टामिन। यस वेरी खतरनाक, यस। छोटी मोटी एलर्जीज में इतना सीरियस नहीं होता, अगर बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाए तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बेटा सबसे खतरनाक रूप जब एलर्जी लेती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक। पहले इस पे क्वेश्चन भी आता था, सबसे खतरनाक रूप जब लेती है एलर्जी। वरना अगर हम बात करें एलर्जी के नॉर्मल सिम्टम्स क्या हैं, नॉर्मल अभी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने मेरे हस्बैंड का केस बताया कि उनको एकदम छींकें आना शुरू हो जाती हैं, किसी के नाक बहने लगती है, किसी के आंख से आंसू आने लगते हैं। अगर स्किन की एलर्जी है तो खुजली होने लगती है। अगर पोलन एलर्जी, कुछ ऐसा एलर्जन है जो लंग्स में जाता है, तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो बिल्कुल ईजी है बेटा, रटना है ही नहीं। छींकें आएंगी, नाक बहना, नाक से पानी आंख से पानी, नाक से पानी आंख से पानी, नाक से पानी आंख से पानी, तो रनिंग नोज, वाटरी आईज, सांस लेने में तकलीफ होना, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, जैसे अस्थमा में यही होता है बेटा। ये हमारे 4 एनसीईआरटी में दिए हैं, और एक जो नहीं दिया, अगर स्किन की एलर्जी है, स्किन की,
तो बेटा खुजली भी होती है। स्किन की एलर्जी में खुजली भी होती है, इचिंग, कॉमनली इचिंग। हो जाए तो मुझे यस कर दीजिए। अब सवाल उठता है कि हम कैसे पता लगाएं, कितने लोगों के दिमाग में आ रहा है कि हमें किस चीज की एलर्जी है? कितने बच्चों को लग रहा है कि क्या हमें पता चल सकता है हमें किस चीज की एलर्जी है? हाउ वी कैन फाइंड आउट, हाउ वी कैन डिटरमाइन हाउ द कॉज ऑफ एलर्जी? कितने बच्चों के दिमाग में आ रहा है बताइए? बेटा ध्यान से सुनिएगा। एलर्जी पता लगाने का एक ही तरीका है। एलर्जी हो गई है तो IgE लेवल्स बढ़े हुए आएंगे, पर किस चीज की एलर्जी है, वो कौन सा एलर्जन है, उसका एक ही तरीका है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में जिस चीज पे शक है उससे एक्सपोज किया जाए। हम लोग क्या करते हैं, जैसे बेटा आपको पता है मैं इनफर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट हूं। कई बार ऐसा होता है कि हम IUI कर रहे हैं, IVF कर रहे हैं, प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही है। पता पड़ा वाइफ का इम्यून सिस्टम हस्बैंड के सीमन को, स्पर्म को एलर्जेन मानता है, उसके लिए हाइपर सेंसिटिव है। या कई बार ऐसा होता है कि मान लो एक कोई लेडी आई है, मुझे पता करना है इसे किस चीज से एलर्जी है। एलर्जी तो है, उसको खुजली हो रही है, नाक बह रही है, मैंने IgE टेस्ट कराया, हाई लेवल्स है। बेटा हम लोग इनको स्किन के डॉक्टर्स के पास भेजते हैं, वो लोग एलर्जीज का मेन मैनेजमेंट करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं। तो उनके पास ना एक लिस्ट ऑफ थिंग्स होता है, कुछ दवाइयां, कुछ खाने की चीजें, कुछ एनिमल डैंडर्स वगैरह जो है, पोलन्स हैं कॉमन पेड़ों के आसपास जो उस एरिया में है, पूरी एक लिस्ट होती है जो कॉमन एलर्जीज के कारण होते हैं, कॉमन एलर्जेंस। वो उस पेशेंट को थोड़ा थोड़ा हर उससे एलर्जन से एक्सपोज करते हैं और रिएक्शन को स्टडी करते हैं। अगर किसी भी एलर्जन की स्मॉल डोज, हाई डोज में नहीं देंगे, नहीं तो पता पड़ा ऐसा कुछ हो जाए जो अभी पढ़ा था अपन ने, स्मॉल डोज में देते हैं। और जैसे ही हाइपर रिएक्शन आएगा, मतलब अगर किसी को दही से एलर्जी है तो इतना सा भी दही लेने पे उसको दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैंने बताया ना, वो एक टी-शर्ट भी अगर मेरे हस्बैंड ने पुरानी रखी हुई डायरेक्ट वो टाड़ पे से निकाल के, या वो जो अपन अब बेड में रख देते हैं अंदर निकाल के पहन ली, तो तुरंत छींके आती है और उतारते ही तुरंत ठीक। तो एलर्जी पता करने का और कोई तरीका ही नहीं होता है। फिर जिस चीज से एलर्जी है, इवन जब पेशेंट फर्स्ट विजिट पे आता है तो हम उससे ये भी पूछते हैं कि किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है। ज्यादातर तो पता नहीं होता, पर कभी किसी पेशेंट को ऐसा होता है, बोले हाँ मेरी सर्जरी हुई थी तब उन्होंने मुझे पैरासिटामोल दिया था तो मेरे को बहुत दिक्कत हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था याद रखना मुझे तुम्हें पैरासिटामोल से एलर्जी है। तो ऐसा भी होता है। इसीलिए जब इवन बेहोशी की भी दवा देते हैं ना, एनेस्थीसिया की, या हम लोग कोई भी एंटीबायोटिक भी लिखते हैं, तो जो नर्सेज होती हैं वो पहले थोड़े से डोज में दवा देके देखते हैं कि कहीं उस केमिकल से, ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, फिर पूरा डोज देते हैं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, हाँ वीक इम्यूनिटी तो है ही, ऑफ कोर्स इम्यून सिस्टम वीक है, पर कईयों का स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है, फिर भी किसी पर्टिकुलर उसके लिए उसको एलर्जी हो सकती है बेटा। चलिए, सो पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू और इंजेक्टेड विथ मतलब जैसे दवाई ववाई है, कोई इंजेक्शन है तो इंजेक्शन लगा के देखेंगे थोड़ी मात्रा में, कुछ और चीज है तो उससे एक्सपोज करेंगे विथ वेरी स्मॉल डोजेस। ये ध्यान रखना, लार्ज डोज कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा। विथ वेरी स्मॉल डोजेस ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस। आपको लग रहा है इससे एलर्जी हो सकती है, उनसे वेरी स्मॉल डोजेस देते हैं और फिर रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, एंड रिएक्शंस आर स्टडीड। उससे आइडिया लग जाता है अगर सिम्टम्स आ रहे हैं मतलब उस चीज की एलर्जी है। अब सवाल उठता है व्हाट इज द ट्रीटमेंट। बेटा देखो, एक तो एलर्जी क्यों हो रही है, हिस्टामिन के कारण, रूट कॉज हिस्टामिन है। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं जिसे आप MBBS सेकेंड प्रॉफ फार्माकोलॉजी के अंदर भर भर के पढ़ेंगे। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं। बेटा एक बात याद रखो, ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने ट्रीटमेंट ले लिया तो मेरी उस चीज की एलर्जी खत्म हो गई। नहीं, एलर्जी कभी खत्म नहीं होती। चिढ़ गई इम्यून सिस्टम तो चिढ़ गया बेटा,
जिंदगी भर आपको बस आप इसका शुक्र मनाओ कि आपको मालूम है क्या है एलर्जन और आप उसको अवॉइड ही करना पड़ेगा, अवॉइड ही करना पड़ेगा। हाँ, ट्रीटमेंट लेके आप सिम्टम्स थोड़े रिड्यूस कर सकते हो, टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, लक्षण कम कर सकते हो बेटा। ऐसा नहीं एलर्जी ठीक हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक हो गई नहीं होता। इसके अलावा बेटा जो दो मैं आपको बता रही हूं, एड्रेनलिन जो एड्रीनल मेड्यूला से निकलता है, बिल्कुल हार्मोन की बात ही कर रही हूं, और स्टेरॉइड्स बेटा इनको लाइफ सेविंग ड्रग्स बोलते हैं। अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि इसमें बीपी फॉल हो रहा है, तो एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स जो है वो एकदम बूस्ट करते हैं बीपी को। मैं आपको एक बात बताती हूं आज, जो आप एमबीबीएस में जाएंगे, ओटीज में जाएंगे तो आपको मेरी बात याद भी आएगी। जब भी हम कोई भी सर्जरी करते हैं, माइल्ड से माइल्ड सर्जरी जो हमारे लिए बहुत ईजी, हम रोज ही करते रहते हैं 8-10 वैसी सर्जरीज, उसमें भी बेटा जब एनेस्थीसिया देते हैं, भले ही वो एनेस्थेटिस्ट 40 साल 50 साल से एनेस्थीसिया दे रहे हैं वो डॉक्टर, हमेशा एड्रेनलिन और स्टेरॉइड और एंटीहिस्टामिनिक का 3 इंजेक्शंस लोड करके भर के रखते हैं। और हम हर बार दुआ करते हैं कि ये इंजेक्शन फेंकने पड़े, ये ड्रग वेस्ट हो जाए, डस्टबिन में जाए, पेशेंट को यूज ना करना पड़े। बेटा इतनी टेस्टिंग के बाद भी अगर मान लीजिए कि पेशेंट को किसी चीज की एलर्जी निकली, किसी केमिकल की दवाई की एलर्जी निकली और पेशेंट को सीवियर एलर्जिक शॉक आया, एनाफाइलेक्टिक शॉक आया, तो इतना टाइम भी नहीं होता कि आप इंजेक्शन वाइल ढूंढें और उसको भरें, उतने तक में वो पेशेंट शॉक, कोमा और मर सकता है। तो ये भरकर ही रखते हैं कि तुरंत ठोक दे। ठीक है, चलिए अब आइए कुछ एलर्जिक डिजीजेस के हम नाम लिख लेते हैं, कुछ एलर्जिक डिजीजेस के अपन नाम लिख लेते हैं। एलर्जिक डिजीजेस, एलर्जिक डिजीजेस, एक तो मैंने आपको पढ़ाई है अस्थमा, एक तो पढ़ाई है बेटा अस्थमा, ये तो हमारे सिलेबस में भी है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। बेटा पोलन की एलर्जी पढ़ाई है, उसे हे फीवर बोलते हैं, एलर्जी ऑफ पोलन्स। पोलन ग्रेन से जो एलर्जी होती है दैट इज कॉल्ड हे फीवर, ये भी हमारे सिलेबस में है बॉटनी के अंदर, पोलन एलर्जी। बेटा दो स्किन की एलर्जी की बीमारियां हैं, अर्टिकेरिया, ये नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, और एक्जिमा, ये दोनों स्किन की एलर्जिक डिजीजेस हैं। और भी होती हैं, अपने को इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। दे आर स्किन एलर्जीज, स्किन एलर्जीज। एक बार प्लीज अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए, एवरीबडी प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी, प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी। ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पर एक चीज मार्क करो मेरे साथ, एनसीईआरटी ओपन करो बेटा, एलर्जी वाला टॉपिक देखो। यहां लिखा है कि मॉडर्न डे लाइफस्टाइल जो है उससे इम्यूनिटी लोअर हो गई है, पुअर इम्यूनिटी हो गई है, और मोर सेंसिटिव हो गए हैं एलर्जेंस के प्रति। और मेट्रो सिटीज में ज्यादा से ज्यादा चिल्ड्रन हैं जिनको अस्थमा और अदर एलर्जीज हो रही हैं बिकॉज ऑफ हाई सेंसिटिविटी। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि बचपन से बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे जब हम लोग छोटे थे तो हम आराम से कोई भी पानी पी लेते थे, पर आजकल के बच्चे शुरू से ही मिनरल वाटर पीते हैं, तो वो नॉर्मल नल का पानी पिएंगे तो उनको एलर्जीज हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। कोई अब्रॉड में सेटल हो गया है, वो इंडिया आते हैं, वो स्ट्रीट फूड खाते हैं या कोई नल का पानी पीते हैं, और ज्यादा एलर्जीज होने का चांस होता है। अस्थमा वगैरह भी बहुत बढ़ गया है। हमसे भी ज्यादा जो गांव के बच्चे हैं, जो लेबर्स के बच्चे हैं बेटा, वो तो मिट्टी में खेलते रहते हैं, गर्मी सर्दी में खेलते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। और हम बोलते हैं कि हम तो इतने प्रोटेक्टेड है, फिर भी तो ज्यादा प्रोटेक्शन होने के कारण से मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा बच्चों को एलर्जीज हो रही है, इम्यूनिटी पुअर हो गई है। अब इसका ये मतलब नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि वो माता पिता उनको जबरदस्ती शुरू से गंदा पानी पिलाएं, नल का पानी पिलाएं। बेटा अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बच्चों को क्यों नहीं सुविधा देंगे। तो हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, पर एनसीईआरटी की लाइंस आनी चाहिए कि शुरू से ही ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहने के कारण इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हम मोर सेंसिटिव हो जाते हैं, और इसीलिए एलर्जीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, जज तो नहीं कर सकते हैं अपन। अब बेटा
मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके कल वाले होमवर्क थे। आज मैं थोड़ी सी क्लास लूंगी, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, जिसको जाना है वो चले जाओ, बाय। चल, मैं हमेशा आपको टाइम पे छोड़ती हूँ बेटा, आज तो होमवर्क वाले क्वेश्चंस तो मैं कराकर ही मानूंगी। इतना तो कराऊंगी मैं आज, इतना तो मुझे दो। मैंने आज आपको कैंसर और एलर्जी पढ़ाई है। आज बेटा 5 से 7 मिनट 10 मिनट आपके चाहिए, क्वेश्चंस करेंगे। सो दिख ही रहा है ये फिलारियासिस या एलिफेंटियासिस है बेटा। हाथी पांव वुकरेरिया, बैंक्रॉफ्टाई वुकरेरिया मलाई से होता है। 92% ने करेक्ट आंसरिंग की है, बहुत बढ़िया, वेल डन। यस जारा, तनु, नवरत्न। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका लार्ज इंटेस्टीन में रहता है, वही जो गुरुमा को फूड पॉइजनिंग हुई थी। क्रैम्स आएंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, डिसेंट्री होगा यानी खूनी दस्त होंगे, इसे अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से 98% ने करेक्ट आंसरिंग किया। यार कितना बढ़िया आप लोगों को समझ आ गया है, बहुत बढ़िया बेटा, यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। अंदर ब्लीडिंग हो रही है, उससे खून की कमी, एनीमिया हो रहा है, मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, पेन हो रहा है। और इंटेस्टाइन कट करने पे कल बताया था जब सर्जरी की थी, कीड़े 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 कीड़े, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस से होने वाली बीमारी एस्कारियासिस। 90% ने करेक्ट आंसरिंग की है, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। अमीबियासिस, एस्कैरियासिस में एकदम से इंफेक्शन होता है, पर फिलारियासिस में सालों तक स्लोली क्रॉनिकली उस ऑर्गन के लिम्फेटिक्स में फिलारियल वर्म ग्रो करता है। ब्लड वेसल्स में नहीं, लिम्फ में, वो भी लोअर लिम्ब एंड जेनाइटल्स में। ग्रॉस डिफॉर्मिटी होती है। कितने बच्चों को सब याद आ रहा है? जरा मुझे मी लिखकर बताइए, मी लिखकर बताइए। याद आ रहा है? अमीबियासिस, एस्कैरियासिस, फिलारियासिस, इनमें डिफरेंस। एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो से डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर होगा। एनाफिलीज मॉस्किटो से मलेरिया होगा। बेटा ये पैथोजन है, ये बॉडी में अंदर आके बीमारी करेगा, पर करियर या वेक्टर जो है वो मॉस्किटो है। सो 60% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस एवरीवन, टाइफाइड में अगर स्मॉल इंटेस्टीन, एस से साल्मोनेला टाइफी, एस से स्मॉल इंटेस्टीन, छेद तक हो सकता है, ए का 5। निमोनिया में एल्विलाई में फ्लूइड भर गया है, बी का 4। फिलारियासिस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, स्लोली डेवलपिंग, सी का 1। रिंग वर्म में ड्राई स्केली लीजन्स, खतरनाक खुजली, दाद आपको बताया था, डी का 2। और मलेरिया में चिल्स एंड हाई फीवर हर 3-4 दिन में। 80% ने करेक्ट आंसरिंग भी की है, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है। नॉर्मली मैच द कॉलम में 2 कॉलम्स होते हैं, यहां 3 कॉलम्स बना दिए हैं। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, पर खाने पीने से होता है बेटा। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ड्रॉपलेट इंफेक्शन। एलिफेंटियासिस भी इससे होता है, पर बाइट ऑफ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो से होता है। ये इससे होता है, पर बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से होता है। 82% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदे भी आ गए हैं दूसरी क्लास से मुझे हेलो बोलने के लिए। हेलो हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है पढ़ाई? नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म। बेटा हमने ट्रिक पढ़ी थी, मेट। मेट मतलब माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। तो क्या इसका आंसर नन लगा दूं? माइक्रोस्पोरम होता है, यहां मेगास्पोरम लिखा है। देखें कितने बच्चों ने गलती की है। 22% बच्चे गुरु मां के जाल में फंस गए हैं, फंस गए हैं। हेलो अक्सा, हेलो डियर। यस, अपोलाज आर बैक। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी लर्निंग। मेन सिम्टम क्या है बेटा? ड्राई स्केली लीजन्स, खतरनाक खुजली, दाद खाज खुजली, दाद खाज खुजली। इन्फ्लेमेशन ऑफ लोअर लिम्स, ये हो जाएगा फिलारियासिस में। फीवर एंड चिल्स, ये हो जाएगा मलेरिया में।
93% ने करेक्ट आंसरिंग की है। थोड़े से क्वेश्चंस और, चलो बस कल वाला होमवर्क करा रही हूं। मैं बिल्कुल अच्छी हूं, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग भी एकदम अच्छे से पढ़ रहे हैं। बेटा रेगुलरली पढ़ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। संडेज बिल्कुल मत वेस्ट करना, ठीक है। नोट्स पढ़ना अपने टीचर के सबसे पहले, और एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड करनी है। ग्रोथ के लिए बेटा हीट एंड मॉइस्चर, मैंने आपको बताया था गर्मी अभी पूरी गई नहीं है, ठंड पूरी आई नहीं है। सो डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। याद है सबको? मिशी सही आंसर है, चहक, अर्शिता बिल्कुल सही आंसर्स हैं। चलिए, सो 82% का एकदम करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस प्लीज। एड्स का रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल बेटा हमें पता है आरएनए होता है। आरएनए, आरएनए से डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, फिर उस डीएनए से आरएनए और प्रोटीन बनता है। सो 96% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलो बेटा ध्यान से करना, देखें ये सब होमवर्क के क्वेश्चंस थे आपके। हेलो हेलो अजय, बिल्कुल सही आंसर है। आर्या, सृष्टि, चहक, मैं अच्छी हूं बेटा। नॉट अ मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन से आएगा, अनइन्फेक्टेड से क्यों आएगा? ये सबसे एड्स फैलता है बेटा। नीट में एक एक वर्ड पे क्वेश्चन अलग कर देते हैं। 82% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि एड्स में जरूरी नहीं है जैसे ही वायरस एंटर करा वैसे ही पहला सिम्टम आ जाए। हेलो हेलो अर्षित, हेलो बेटा। कुछ महीने से लेके 5 से 10 साल तक भी लग जाते हैं। आपको मूवी का नाम भी बताया था, कई साल बाद उसको पता चला जब बहन का एक्सीडेंट हुआ और ब्लड देने के लिए उसके खून की जांच हुई कि वो HIV पॉजिटिव है। 87% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे खूब सारे क्वेश्चन है यार होमवर्क में, 4 क्वेश्चन और हैं। चलो, एंजाइम कौन सा है बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अरे ये हमसे क्या पूछ लिया? डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, तो आरएनए से डीएनए, उल्टा गंगा, उल्टी गंगा यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। 100%। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बस 4 क्वेश्चंस और बेटा। मैं अच्छी हूं, मैं आपका नाम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है तो मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूं। चलो, हेल्पर टी सेल्स में एंटर करता है और पूरा इम्यून सिस्टम ठप हो जाता है, पूरा इम्यून सिस्टम। और छोटे छोटे इंफेक्शंस जो नॉर्मली हमारी इम्यून सिस्टम फाइट कर लेता था वो भी जानलेवा हो जाते हैं। 96% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। वेरी गुड बेटा। यस आर्या, अर्चिता, ईशा सही आंसर्स हैं। संपदा, सोनाली, आस्था, बिपाशा, मोहम्मद। एड्स के लिए एलाइजा टेस्ट होता है बेटा और स्क्रीनिंग है ये, और कंफर्मेटरी वेस्टर्न ब्लॉटिंग। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए था और शिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए था, आप सब जानते हैं। रेडी 92%। चलो आ जाओ बेटा, 2 क्वेश्चंस और होंगे आई थिंक लास्ट के। चलिए, एड्स डज नॉट स्प्रेड, इससे तो स्प्रेड होगा, कपड़ों से नहीं होता, कपड़ों से नहीं होता, कपड़ों से नहीं होता। दिस विल बी द बेस्ट चॉइस बेटा। ब्रेस्ट फीडिंग से भी एड्स हो सकता है, मिल्क के थ्रू वायरस। यहां तो डेफिनेटली यही आंसर देना पड़ेगा क्योंकि कपड़ों से, छूने से, इन सब से तो एड्स पक्का नहीं फैलता है। बस लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है यानी फॉल्स। नहीं, यही गलत है बेटा। फ्यू मंथ से 5 से 10 साल होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, CD4 या हेल्पर टी सेल्स, पार्शियली इफेक्टिव होता है बेटा। ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स कल लिखवाई थी आपको क्लास में। 72% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।